2024 में 11 सवाल हैं, 2025 में 13 सवाल हैं, 2026 में 15 सवाल हैं। मतलब अगर 20 शिफ्ट की मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज एक सवाल तो निकल कर आता ही है। मतलब ये गारंटी से कह सकता हूं कि भैया ये सेशन अगर किसी बच्चे ने लगा लिया तो 4 नंबर उसके कंफर्म हो जाएंगे। वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करना चाहिए। अगर भूल जाओ, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से याद रख लेना कि वेलोसिटी तुम हो और एक्सेलरेशन वो है। वेलोसिटी तुम हो, समझे, और एक्सेलरेशन वो है। वो जिधर भी हो, आगे हो, नीचे हो, ऊपर हो, पीछे हो, जहां पर हो, तुम तो भैया उसके पीछे पीछे ही भागोगे। तो वेलोसिटी तुम हो और एक्सेलरेशन वो है। वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करेगी। दूर जा रही थी या फिर पास आ रही थी, लेकिन उसकी और तुम्हारी दिशा एक ही थी। ऐसा नहीं था कि वहां पर तुम्हें दिशा पता नहीं है, दिशा पता नहीं है तुम्हें, ऐसा नहीं था। वहां पर तुम्हें दिशा पता था। अब यहां पर क्या है, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में तुम्हारी और उसकी दिशा नहीं पट पा रही है। अब तुम दोनों की दिशा ही अलग हो चुकी है, दिशा अलग हो चुकी है, पटानी अलग हो चुकी है। समझ रहे हो? अगर मैं इन दोनों ग्लास को छोड़ता हूं साथ में, तो ऑब्वियसली ये दोनों साथ में गिरेंगे। आप बोलोगे सर इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन अगर मैं इस एक ग्लास को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आगे की तरफ दूं और इस एक ग्लास को मैं सिर्फ ड्रॉप करता हूं, तो क्या ये साथ में गिरेंगे, अलग अलग गिरेंगे? आइए चेक करते हैं। इस वीडियो को चाहो तो तुम स्लो मोशन में करके भी देख सकते हो। तो छोड़ने वाला हूं मैं ग्लास को इन 3, 2 एंड 1। तो फिलहाल हो सकता है कि तुमको आगे पीछे गिरते हुए दिखोगे, क्योंकि मैंने इन दोनों गिलास को बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर नहीं छोड़ा होगा। तो एक बार और इसको ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैं छोड़ने वाला हूं गिलास को इन 3, 2 एंड 1। तो अगर आप इसको स्लो मोशन में करके देखोगे तो यू विल फाइंड दैट कि ये दोनों ग्लास बिल्कुल साथ में ही गिर रहे हैं। अनलेस भाई जब के मैंने एक ग्लास को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी थी और एक ग्लास को छोड़ा था। तो फिलहाल अब ये जो टॉपिक है ये ऐसा क्यों हो पा रहा है कि भाई एक ग्लास को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी दे रहे हैं और एक ग्लास को सिर्फ छोड़ रहे हैं, स्टिल दोनों साथ में नीचे गिर रहे हैं। तो ये सारी की सारी बातें डिटेल में बहुत शानदार तरीके से तुम लोग पढ़ने वाले हो इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है हमारा मोशन इन अ प्लेन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है। इसको पढ़ने में तुमको बहुत ही मजा आएगा, फील आएगी और आसपास की दुनिया को तुम बहुत अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर पाओगे। बहुत सारे फिजिक्स के लॉस को ही ध्यान में रखते हुए भाई सोच के देखो, जो सबमरीन्स होती हैं उनके अंदर से जो मिसाइल छोड़े जाते हैं या फिर जो तुम्हारे रॉकेट लॉन्चर होते हैं, आप जितने भी बात करें है ना, हर जगह जितने भी तुम्हारे मिलिट्री के अंदर भाई एक देश से दूसरे देश में मिसाइल छोड़ा जा रहा है, हर एक जगह कहीं ना कहीं मोशन इन अ प्लेन वाला चैप्टर है, ये काम में आता है। स्पेशली प्रोजेक्टाइल मोशन काम में आता है। तो ये फिलहाल बहुत ही शानदार चैप्टर है। तुम्हारे जेडब्ल्यू मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं गारंटी से कह सकता हूँ, देख ही लो, बल्कि गारंटी से क्या, तुम डेटा ही देख लो भाई, सीधी सी बात है। 2024 में 11 सवाल हैं, 2025 में 13 सवाल हैं, 2026 में 15 सवाल हैं। मतलब अगर 20 शिफ्ट की मैं बात करूं तो ऑन एन एवरेज एक सवाल तो निकल कर आता ही है। मतलब ये गारंटी से कह सकता हूं कि भैया ये सेशन अगर किसी बच्चे ने लगा लिया तो 4 नंबर उसके कंफर्म हो जाएंगे, मोशन इन अ प्लेन अगर उसने अच्छे से कर लिया। दूसरी बात ये कि भैया ये चैप्टर और भी बहुत सारे चैप्टर्स के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम्हारे यूज में आएगा ही आएगा। तो इसलिए और काम की बात हो जाएगी। तुम्हारी फिजिक्स स्ट्रांग ही तब होगी जब तुम इसको अच्छे से पढ़ोगे। ठीक है, अब कौन कौन से हम टॉपिक आज के सेशन के अंदर कवर करने वाले, मोशन इन अ प्लेन को मैं 2 लेक्चर के अंदर आपको कंप्लीट कराऊंगा, जिसमें आज के सेशन के अंदर हम ये सारी बातें करने वाले हैं। सबसे पहले रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे और फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, जैसा मैंने अभी आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाया, तो उसके अंदर हम वो पढ़ने वाले हैं। अब स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, मजा आ जाएगा। उसके बाद रिवर मैन प्रॉब्लम, अगर भैया आदमी रिवर को क्रॉस करके जा रहे हैं तो उसकी पूरी की पूरी कहानी है। रेन मैन प्रॉब्लम, ये बच्चों को बहुत टफ लगते हैं और हर साल अभी 2026 में अप्रैल अटेम्प्ट में इस टॉपिक के ऊपर सवाल रखा हुआ था, वो अब आप देखोगे आराम से आप इजिली कर पाओगे। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाला अप्रोच, ये सारी बातें जो टफ लगता है। मतलब ये कि भैया एक रोड से गाड़ी ऐसे आ रही है, एक रोड से गाड़ी ऐसे आ रही है, लेकिन दोनों अलग अलग टाइम पे आ रही हैं। तो जब वो ऐसे मूव कर रही होंगी तो उन दोनों के मूवमेंट के बीच में कब ऐसा होगा कि उन दोनों के बीच की डिफरेंस मिनिमम है, क्लोजेस्ट है। तो ऐसे ऐसे टफ बातें भी हम कर लेंगे। ये जेडब्ल्यू एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट होता है, वो तुम चुटकियों में तुम इसके सवाल सॉल्व कर रहोगे, इसकी मैं गारंटी दूंगा। वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, एक्सेलरेशन इन 2 डायमेंशन, ये सारी बातें करेंगे। इसका अगला जो पार्ट है वो पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन वाला पार्ट है, वो अगले सेशन में होगा, पार्ट 2 के अंदर होगा। और मैं बता रहा हूं इस पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्ट 2, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये छोड़ देना है
और इसका मतलब ये नहीं है कि ये कर लेना है तो वो वाला छोड़ देना है। भैया समझदार बच्चा वही है जो इस पार्ट को बहुत अच्छे से लगाएगा, तभी वो प्रोजेक्टाइल मोशन को अच्छे से समझ पाएगा। मैं कह रहा हूं प्रोजेक्टाइल मोशन का हर एक सवाल एडवांस लेवल तक का तुम विदाउट एनी फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तुम कॉन्सेप्ट को समझ के सॉल्व कर सकते हो, अगर तुमने आज की क्लास अच्छे से लगाई होगी तो। इसलिए मैं कह रहा हूं ये अच्छे से करना। और भैया बहुत रेयर चांस है कि अगर तुम ये सेशन 1 मेरा पूरा लगा रहे हो, मैं ये देख रहा हूं कि पहला सेशन जोश और जुनून के अंदर बच्चा लगा लेता है, पार्ट 2 लगा ही नहीं रहा। भैया एक बात मैं बता दूं, जो तुम कर रहे हो ना ऐसा तो भैया 90% बच्चा करता ही है। चैप्टर का पहला सेशन जोश जोश में लगा लेगा, सेशन 2 नहीं लगाएगा, सेशन 3 नहीं लगाएगा। तो मैं बता रहा हूं आप क्या 90% कैटेगरी में आना चाहते हो या 10% कैटेगरी में आना चाहते हो? 10% कैटेगरी में आने का मतलब भी है कि तुम्हारी 90 परसेंटाइल वाली कैटेगरी में आना चाहते हो या उससे नीचे जाना चाहते हो, अब ये तुम डिसाइड कर लेना। तो भैया अगर सेशन लगाओ तो भैया पूरा लगाना, अदरवाइज फायदे क्या है। ठीक है, और आगे का प्लान मैं तुमको बता देता हूं। मोशन एंड प्लेन का लेक्चर 2 तुम्हारा 1 अगस्त को आ जाएगा। फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी भी आने वाला है। फिलहाल सारी की सारी बातें और भी ये लेक्चर के अलावा मैं पीवाईक्यू की सीरीज इस चैनल के ऊपर लेकर आने वाला हूँ। गदर सीरीज तुमको मालूम है, अगर तुमको भैया लग रहा हो ना, हो सकता है बहुत सारे बच्चे व्यूज से जज कर रहे होंगे, यार मास्टर के वीडियो पे शायद ज्यादा व्यूज नहीं है तो अच्छा नहीं पढ़ा रहा होगा। व्यूज के अगर मामले में बात करेंगे तो मेरे गदर के सेशन देख लो, लास्ट ईयर के 6-6 लाख व्यूज हैं, और बच्चा क्या बोल रहा है मेरे बारे में वो तुम जाके कर सकते हो। लेकिन वही बात है ना कि एग्जाम से पहले तो हर कोई पढ़ता है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर होता है, डर होता है, लेकिन फायदा उसका होगा जो इन दिनों में पढ़ रहा होगा। तो तुम अगर पढ़ रहे हो ना तो तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है, और मेरा कोई भी सेशन मिस नहीं करना। और उसके लिए बस करना तुमको इतना सा है कि तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कुछ नहीं करना। अगर चैनल तुमने सब्सक्राइब कर रखा होगा, मेरी वीडियोस आते रहेंगे, तुमको दिखते रहेंगे, तुम लगाते रहोगे। सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो वीडियोस आएंगे लेकिन तुम तक पहुंचेंगे नहीं, तो भैया तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है। फिर एंड मोमेंट के ऊपर तुम जागोगे तो तुमको शायद अफसोस होगा कि काश इस मास्टर से हमने पहले पढ़ लिया होता तरीके से। आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। साथ में भाई मैंने तुम्हारे लिए क्या करा है, मैंने एक पूरा का पूरा फ्री कोर्स भी बना दिया है। अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो पहली जो तुमको लिंक दिख रही होगी, तो उसमें जाके तुम ये वाला चाहो तो, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा होगा तो इस बैच को ज्वाइन कर लेना, ये फ्री में तुमको मिल रहा है। और इसी सेशन के रिलेटेड जितने भी तुम्हारे नोट्स हैं जो मैं अभी लिख कर पढ़ाऊंगा वो भी, साथ में टेस्ट डीपीपी के फॉर्म में वो भी, वो सब कुछ तुमको फ्री में मिलेगा, वो जाके तुम प्रैक्टिस के तौर पर लगा लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। तो रिलेटिव मोशन इन 2D की मैं बात कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, रिलेटिव मोशन इन 2D से पहले मैं आप सभी बच्चों से एक सवाल करता हूं, और मैं गारंटी से कह रहा हूं इस सवाल का जवाब अच्छे से अच्छा बच्चा क्या शायद मास्टर भी गलत दे देगा। और मैं बता रहा हूं अभी ये जो तुम सेशन देख रहे हो ना, हल्के में मत लेना। इस सेशन के अंदर जो तुमको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा वो यूट्यूब पर अनमैच्ड है, वो यूट्यूब पर इस लेवल पर किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, चाहे तुम किसी से भी कंपेयर कर लेना। मैं कह रहा हूँ मेरा सेशन देख लो, किसी और दूसरे का सेशन देख लो, तुमको जो मजा और जो कंटेंट जिस लेवल का मैं देने वाला हूँ वो तुमको कोई और नहीं देगा, और वो चीज देने वाला हूँ जो एग्जाम में तुम्हारे आएगी। एक बहुत ही सिंपल बात से हम शुरुआत करते हैं। यार चैप्टर का नाम ही है हमारा मोशन इन अ प्लेन, है ना। तो यार मोशन इन अ प्लेन क्या होता है, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, सवाल उसे चीजें को अच्छे से हम समझ सकते हैं। तो मैंने कहा कि भाई अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी कुछ इस टाइप से दे दी जाए 2i कैप प्लस 3j कैप, तो क्या ये मोशन इन अ प्लेन है? बच्चों को लगता है मोशन इन अ प्लेन का मतलब 2 डायमेंशनल मोशन है जी। अरे बच्चों को ये क्या लगता है, बहुत सारी किताबों के अंदर मोशन इन अ प्लेन को मोशन इन 2D बोला जाता है। हाँ बिल्कुल बात सही है। तो सर मोशन इन 2D बोला जाता है तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो कि गलत है? मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि भैया वेलोसिटी अगर 2i कैप प्लस 3j कैप दे रखी है, तो मुझे बस इतना बता दो ये मोशन इन अ प्लेन है, यस या नो? जवाब पहले दे दो, कमेंट में जवाब पहले लिख दो, उसके बाद फिर इसका मेरा सॉल्यूशन समझना, ताकि तुमको पता तो चले कि एक्चुअल में कहानी है क्या और तुम्हें क्या लग रही थी। अच्छा, अब मास्टर जी वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप है, अब जरा इसको हम जरा तरीके से समझें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल 1 सेकंड में 2 मीटर आगे बढ़ा एक्स एक्सिस में और 3 मीटर ऊपर उठा। मतलब अगर इनिशियली 0 पर था तो बाद में यहां पर कहीं आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, ऐसे चलता जाएगा, 2 मीटर आगे बढ़ता जाएगा, 3 मीटर ऊपर उठता जाएगा। तो अगर मैं इसको ध्यान से दिखाऊं आपको तो भैया ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई। हाँ सर हो गई। तो भैया क्या ये मोशन इन अ प्लेन है? हाँ सर है। एक्स और वाई एक्सिस दोनों एक्सिस मारा। भाई साहब नहीं है, ये मोशन इन अ प्लेन नहीं है, और बहुत सारे लोग यूट्यूब पर ही गलत पढ़ा रहे हैं इसको।
मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, विवाद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तुम जरा देख लो 2i, अब तुम इस लेवल पर अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो फायदा क्या, फिर तुम जेडबल मेंस की तैयारी कर रहे हो। अरे ये तो बोर्ड लेवल की बात है, जो चैप्टर तुम पढ़ रहे हो तुमको पता ही नहीं कि उस चैप्टर में पढ़ना क्या है। बच्चों को लगता है मोशन इन अ प्लेन का मतलब यह है कि ऑब्जेक्ट दो एक्सिस के अंदर चल रहा होगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो भाई चल रहा है, लेकिन ये मोशन इन अ प्लेन नहीं है। ये 2i कैप प्लस 3j कैप पता क्या है, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। ये कौन सा मोशन है भाई साहब, ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। ये बात कौन पढ़ा रहा तुमको, कोई नहीं पढ़ा रहा। क्यों? तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप ये मत समझो कि मोशन इन अ प्लेन का मतलब दो एक्सिस का मोशन। ये किसने डेफिनेशन तुमको पढ़ा दी भाई? गलत तुम पढ़ के बैठ रहे हो, फिर बाद में बोलोगे सर ये क्या हो गया। 2i कैप प्लस 3j कैप इज द स्ट्रेट लाइन मोशन। क्यों? स्ट्रेट लाइन में दिख रहा, मार्क करके देख लिया। तो फिर मोशन इन अ प्लेन क्या होता है? क्या सर मोशन इन अ प्लेन का मतलब फिर 3 एक्सिस में चलना? नहीं नहीं, है 2 एक्सिस में ही, लेकिन जरूरी नहीं है कि कोई पार्टिकल 2 एक्सिस में मोशन दिखा रहा तो वो मोशन इन अ प्लेन है। मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं, वो मोशन, ये एक्चुअल में मोशन इन 1D है। ये क्या है? ये 2i कैप प्लस 3j कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रेट लाइन बोलूं या फिर इसको मैं बोलूंगा मोशन इन 1D। समझे मेरे प्यारे बच्चे? मोशन इन 1D। तो फिर मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या है? हाँ, अगर मैं तुमसे कहता हूं कि भाई जैसे कि ये है मेरे पास ग्लास, ठीक है, अब इस ग्लास को अगर मैं ऐसे फेंक रहा हूं, ये मोशन इन अ प्लेन है। ये जो अभी तुमने इसका मोशन होता हुआ देखा, ये मोशन इन अ प्लेन। अब ये क्या बात हुई सर, यहां पर भी तो एक्स और वाई एक्सिस है। समझो मेरी बात को। इक्वेशन के तौर पर अगर मैं आपको दूं एग्जांपल, मैंने आपसे कहा कि भाई वेलोसिटी हमें दे रखी है 2t आई कैप प्लस 3j कैप। आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस, जे कैप का मतलब वाई एक्सिस। इसको अगर मैं प्लॉटिंग करता हूं तो भैया टाइम के साथ साथ मेरी देखो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी बढ़ रही है, वाई की कांस्टेंट है। एक्स की वेलोसिटी जब टाइम 0 था तो 0 थी, है ना, वाई की फिलहाल 3 थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एक्स की वेलोसिटी जब टाइम मान लो 1 सेकेंड हुआ तो 2 हो गई, जब टाइम 2 सेकेंड हुआ तो 4 हो गई, जब टाइम 3 सेकेंड हुआ तो 6 हो गई। एक्स की वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही, वाई की वेलोसिटी नहीं बढ़ रही। तो मैं क्या ऑब्जर्व करूंगा कि मेरी जो बॉडी है वो एक्स एक्सिस में तेजी से भागेगी, वाई एक्सिस में इतनी तेजी से नहीं भागेगी। तो इसका जो ग्राफ है ना मेरे प्यारे बच्चे, इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से जाता हुआ मुझे दिखाई देगा। तो यहां पर एक्स और वाई एक्सिस आ रहा है, आ रहा है, यहां पर भी एक्स और वाई एक्सिस आ रहा है मास्टर। लेकिन ये मोशन इन अ प्लेन नहीं था, ये मोशन इन अ प्लेन है, ये मोशन इन अ प्लेन माना जाएगा। तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो? ये 2 एक्सिस में है, ये भी 2 एक्सिस में है, लेकिन ये 2 एक्सिस में होने के बाद स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा स्ट्रेट लाइन मोशन। और स्ट्रेट लाइन मोशन को मोशन इन 1D बोल देते हैं। मोशन इन 1D का मतलब ये नहीं होता कि एक एक्सिस में चल रहा है। मोशन इन 1D का मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। और मोशन इन 2D का मतलब ये नहीं होता कि भैया एक्स और वाई एक्सिस दो अलग अलग एक्सिस आ गए तो मोशन इन 2D हो गया। नहीं भाई साहब, एक्स और वाई एक्सिस में चल रहा है, लेकिन इस टाइप से अगर चलेगा, स्ट्रेट लाइन में अगर नहीं चलेगा, ये कर्व्ड पाथ लेके, कर्विलिनियर कैसे भी हो सकता है, अरे कोई भी रैंडम शेप का पाथ कुछ भी हो सकता है, ये सब का सब हमारा मोशन इन अ प्लेन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो आप ये सोचिए कि भैया मोशन इन अ प्लेन, आप अब किसी भी का लेक्चर, वैसे तो इतना समय नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन वो ये है इंसान सर्च कभी ना कभी करना चाहता है, आप किसी का भी यूट्यूब पे सेशन खोल के देख लेना, क्या उसने मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या होता है तुमको इस तरीके से बताया है? अगर नहीं बताया तो तुम समझदार हो, आगे की बातें तो बात की है फिर, ठीक है। अगर बात समझ में आई हो तो अभी इस चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लेना। एक और गहरी बात बताने वाला हूँ, और भैया तुम लोग यार वीडियो को लाइक नहीं करते हो, कमेंट में बताते नहीं हो सेशन में मजा आ रहा है नहीं आ रहा, बताओगे नहीं तो फिर मैं किस तरीके से इंप्रूवमेंट कैसे लेकर आऊंगा? ये तो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना। मेरी बात तुमसे तो तब होगी ना जब तुम कमेंट में लिखोगे कि मास्टर मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ सर आपने ये सवाल कर, हमने ये जवाब दिया, वो टाइम उस टाइम पर, इस टाइप से थोड़ा सा इंटरेक्शन रखोगे तो यार मुझे भी मजा आएगा। मैं भी तुम्हारी कमेंट खोल खोल के देखता हूँ, पढ़ता हूँ कि बच्चे क्या कह रहा है ना, बहुत सारे बच्चे बढ़िया बढ़िया कमेंट करते हैं। तो फिलहाल तुम बताया करो। अब आइए एक और गहरी बात कर लेते हैं जरा, है ना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये एक हमारा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है,
एक एक पार्टिकल को मेरे प्यारे बच्चे मैंने v वेलोसिटी से ऐसे फेंका थीटा एंगल पर, और एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में है। सवाल समझना ध्यान से, कोई ग्रेविटी वगैरह कुछ नहीं है। मैंने क्या कहा, सिर्फ और सिर्फ अगर एक्सेलरेशन कुछ है तो वो एक्स एक्सिस में है। पार्टिकल को मैंने v वेलोसिटी से फेंका। अब मेरा आपसे कुछ सवाल है, क्या ये ऐसे जाएगा, पाथ नंबर 1? क्या ये ऐसे जाएगा, पाथ नंबर 2? क्या ये ऐसे जाएगा, पाथ नंबर 3? क्या ये ऐसे जाएगा, पाथ नंबर 4? फटाफट टाइम लिखकर बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ कि 1 2 3 4 में से ये कौन से पाथ को फॉलो करेगा। क्या ये मोशन इन प्लेन है? हाँ जी है सर। देखो कर्व्ड पाथ ले रहा है, एक्स और वाई एक्सिस तो आ रहा है, लेकिन साथ में कर्वी लीनियर है, स्ट्रेट लाइन में नहीं है, तो ये मोशन इन प्लेन में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। अब बस मुझे इतना बता दो कि अगर मैं कह रहा हूं कोई एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जैसी कोई चीज नहीं, कोई भी अगर एक्सेलेरेशन है तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में है, जो कि ए है। v वेलोसिटी से मैंने फेंका, थीटा एंगल पर मैंने फेंका, 1 2 3 4 में से कौन सा पाथ सही है, ये तुम बताओ, ये तुम बताओ। तो भैया सही आंसर उसका है जो ये कह रहा है कि पाथ नंबर 1 सही है। सही आंसर उसका है जो ये कह रहा है कि पाथ नंबर 1 सही है। सही आंसर उसका है, ऐसा उसको लग रहा है। सही आंसर उसका है जिसका पाथ नंबर 1 उसको लग रहा है कि ये सही है, एक्चुअल में ये सही नहीं है। अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल करता मेरे भाई, ये एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से एक बॉल को मैं ऐसे फेंकता हूं, बताओ ये कैसे जाके गिरेगी? प्रैक्टिकल, अपने घर की छत पे जाके एक बॉल को ऐसे फेंको, जाओ अभी जाओ ऐसे फेंको। क्या ऐसा होगा कि वो जो बॉल तुमने फेंकी है वो तुमने ऐसे फेंकी और तुम्हारे घर की खिड़की के अंदर ही घुस गई, नीचे वाले फ्लोर की? क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं ना। यहां पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है नीचे की तरफ। क्या ये बात पॉसिबल है, यस या नो? आप कहोगे नहीं सर ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो कैसे बात पॉसिबल है? मास्टर जी बॉल अगर हम फेंकेंगे तो बॉल जो है वो ऐसे जाके ऐसे गिरेगी। जैसे कि मैं इस गिलास को फेंक रहा हूं, तो ये गिलास को अगर मैंने ऐसे भी फेंका तो देखो ये ऐसे ही गया, ये वाला पाथ फॉलो करा, क्योंकि एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है। दूसरी बात, क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुमने बॉल फेंकी, बॉल हवा में ऐसे ही उड़ गई, ऐसे ही उड़ गई? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अब तुम जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इस फिगर को घुमा दूं तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? तो यहां तो तुम कह रहे थे पहला वाला सही है, तो फिर इसके हिसाब से तो पहला वाला ये सही हो जाना चाहिए था, तो फिर तुम्हारा ये पहला वाला सही हो जाना चाहिए था, ये तो नहीं है। अरे इसी फिगर को तो बस मैंने आड़ा कर दिया, समझ रहे हो मेरी बात को? नहीं, इसमें कौन सा वाला सही है? सेकंड वाला। तो इसमें भी कौन सा वाला सही है? सेकंड वाला। आई मेरी बात समझ में? तो ये सारा नजरों का धोखा है, गहरी बात बोल रहा हूं, गलत, मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं तुमको इस लेवल की बातें पढ़ा के यूट्यूब पर, क्योंकि बच्चा देखकर घबरा जाता है ऐसी बात है। लेकिन कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई अगर नहीं होगी तो तुम काहे की जेडबल इमेज की तैयारी करने आए हो भाई? तुमको क्या लग रहा है फॉर्मूला रटवा के मास्टर 10 सवाल कराए, हमसे सवाल होने लगे? ये झूठी सेटिस्फेक्शन, ये झूठी तसल्ली मैं तुमको नहीं दूंगा, मैं बता रहा हूं। मेरा हर एक बोला हुआ सवाल तुमको अंदर से झंझोड़ेगा, तुम्हारे दिमाग के साथ खेलूंगा मैं, तभी तो तुम सीखोगे। तो बात ये निकल कर आई कि इस वाले केस में मास्टर जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ थी, तो ये उसकी तरफ ही पार्टिकल जाता हुआ लगा। अगर मैं इसको ऐसे घुमा देता हूं तो ये यही वाला सवाल बन जाता है। तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आ रहा है मेरे प्यारो कि जिधर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वेलोसिटी भी उधर डायरेक्शन में जाना चाहिए। यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ था, तो पार्टिकल को आप कैसे भी फेंको मैटर नहीं करता, एट द एंड वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही देखो हो गया।
खुद से अंदर को नहीं मुड़ सकता। ऐसे यहां पर अगर एक्सेलेरेशन राइट में था तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी राइट की तरफ टर्न हो गई, वो खुद से अंदर को नहीं मुड़ सकती जैसे 1 वाले में हो रहा है। तो इसमें कौन सा वाला सही है भैया? सेकंड वाला सही है। मेरी बात समझ में आ रही है? सेकंड वाला सही है। तो एक नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, लिख लीजिए, वो ये है कि वेलोसिटी ऑलवेज ट्राइज टू अचीव द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करना चाहिए। अगर भूल जाओ, ये लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से याद रख लेना कि वेलोसिटी तुम हो और एक्सेलरेशन वो है। वेलोसिटी तुम हो, समझे, और एक्सेलरेशन वो है। वो जिधर भी हो, आगे हो, नीचे हो, ऊपर हो, पीछे हो, जहां पर हो, तुम तो भैया उसके पीछे पीछे ही भागोगे। तो वेलोसिटी तुम हो और एक्सेलरेशन वो है। वेलोसिटी हमेशा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को अचीव करने की कोशिश करेगी। है सर, ये क्या कह रहे हो? हाँ, तो आज से वो एक्सेलरेशन और तुम हो वेलोसिटी, कोई पंगा ही नहीं। हमेशा जिधर वो है उसके पीछे पीछे भागना है। ये मैं तुमको बेसिक्स पढ़ा रहा हूं मोशन एंड प्लेन के, अच्छे से देखो, नोट करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चले, ठीक है भाई। अब हमें क्या पढ़ना था? हमें पढ़ना था रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, है ना? उसी से शुरुआत होगी सारी। तो आइए, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहले तो रिलेटिव मोशन की कुछ कुछ बातें पुरानी मैं आपको याद दिला देता हूं, शायद आप भूल गए होंगे, और नहीं भूले हैं तो अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। भाई रिलेटिव मोशन में क्या होता था? बहुत ही सीधी सी बात थी कि मास्टर जी, ये हूं मैं, ये हूं मैं, और ये है वो, ये हूं मैं और ये है वो। मैं पिंक हो चुका हूं उसके प्यार में, और वो पीली हो चुकी है किसी और के प्यार में। मैं उसके पीछे पीछे भाग रहा हूं वीए वेलोसिटी से, और वो मुझसे दूर भाग रही है किसी और के पीछे वीबी वेलोसिटी से। तो मैंने आपसे कहा था वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए लिखने का तरीका, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मतलब क्या है कि बी की वेलोसिटी ए की नजरों से, बी की वेलोसिटी ए की नजरों से, बी तुमसे कितना वेलोसिटी से दूर जा रही है। तो तुम हो गए रेफरेंस पॉइंट, क्योंकि आपकी नजरों से आपको मैंने ऑब्जर्वर बना दिया, और आपसे अच्छा कोई ऑब्जर्वर हो सकता है? आप तो भैया पूरा स्कैन ही कर लेते हो, तो आपसे अच्छा कोई ऑब्जर्वर है? सर एक्सरे निकाल देते हैं हम तो, हैं? बादशाह मूवी वाला, बादशाह मूवी में वो जो चश्मा लगाता था, सर चश्मा लगा के पूरी बॉडी स्कैन हो जाया करती थी। हम सर बिना चश्मे के ही कर लेते हैं। तो आपको ऑब्जर्वर मैंने बनाया है, जी हाँ, यू आर द रेफरेंस पॉइंट। तो बी की वेलोसिटी ए की नजरों से, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए अगर मैं लिखूंगा तो वीबी माइनस वी ए करूंगा, वीबी माइनस वी ए। तो अब ये रिलेटिव मोशन इन 1D मैंने आपको पढ़ाया था। भाई क्या केस हो सकते थे? ये तो आगे जा रहा होगा या तो पीछे जा रहा होगा, लेकिन दोनों थे तो एक ही एक्सेस में, दोनों एक्स एक्सेस में है। लेकिन आज जो हमें पढ़ना है, ये मैं बातें ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब अगर तुमने नहीं पढ़ रखा तो भैया वही बात है, तुम तक वीडियो पहुंची नहीं, तुमको पता नहीं, ऐसा भी कोई मास्टर पढ़ा रहा है यूट्यूब पर, हर एक चीज फ्री में पढ़ा रहा है, तुमको कदर नहीं हो रही, बदले में बस तुमसे तुम्हारा कीमती समय और एफर्ट मांग रहा है, तुम वो देना नहीं चाह रहे। तो अब इसमें मेरी क्या खता भाई? बाद में ये मत कहना कि भैया हमें कोई अच्छा पढ़ाने वाला ना मिला था, काश कोई पहले मिल गया होता। मिल चुका है, बस तुम तक पहुंच नहीं पा रहा मैं। आगे देखो, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में अब क्या होगा? रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में देखो अब क्या होगा। अब पहले तो यह था कि वो भैया दूर जा रही थी या फिर पास आ रही थी, लेकिन उसकी और तुम्हारी दिशा एक ही थी। ऐसा नहीं था कि वहां पर तुम्हें दिशा पता नहीं है, दिशा पता नहीं है तुम्हें, ऐसा नहीं था, वहां पर तुम्हें दिशा पता था। अब यहां पर क्या है? रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन में तुम्हारी और उसकी दिशा नहीं पट पा रही है। अब तुम दोनों की दिशा ही अलग हो चुकी है, दिशा अलग हो चुकी है, पटानी अलग हो चुकी है, समझ रहे हो?
तो ऐसा हो रहा है कि ए वाला जो बॉडी है वो मान लो इधर जा रही है कुछ वेलोसिटी से वी ए, और बी वाली जो बॉडी है वो इधर जा रही है कुछ वेलोसिटी से वी बी। तुम ईस्ट में जा रहे हो, वो नॉर्थ में जा रहा है, ये जा रही है। बी फॉर बेगम तुम्हारी, ए फॉर अब्दुल सर जा रहे हैं ईस्ट में, बी फॉर बेगम जा रही है नॉर्थ में, बिल्कुल दिशाएं अलग हो चुकी हैं। तो जब अब्दुल सर पलट के अपनी बेगम को देखेंगे तो बेगम किधर जाती हुई दिखेंगी? नॉर्थ में। अब ये सवाल है, अब ये सवाल है कि अब्दुल सर ने जब बी फॉर अपनी बेगम को देखा तो बेगम साहिबा किधर जाती हुई दिखी? बेगम नॉर्थ में जा रही है, अब्दुल सर ईस्ट में जा रहे हैं, लेकिन अब्दुल सर की नजरों से बेगम किधर जाएंगी? अब ये पता करना है। अब ये रिलेटिव मोशन इन 2D है। अब तुम्हें लगेगा नहीं सर नॉर्थ में तो जाता हुआ लगेगा, नहीं भाई ऐसा ही तो नहीं होगा। देखो मैं तुमको जरा कुछ कुछ और बेसिक बातें बता देता हूं। सबसे पहली बात तो ये इधर देखो, ये ऊपर नॉर्थ होता है बच्चों। हेलो 5th क्लास के बच्चों जरा ध्यान से देखो, आपको शायद नहीं पता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। ईस्ट और वेस्ट, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। फिलहाल अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि कोई डायरेक्शन इधर है जो कि एंगल बना रही है 37 डिग्री का, तो उसको लिखने का तरीका आना चाहिए। तो ये जो भी डायरेक्शन है, ए वेक्टर अगर मैं कह रहा हूं ए वेक्टर जो है, इसकी डायरेक्शन अगर लिखनी है कैसे लिखूंगा भैया? ए वेक्टर किधर है? 37 डिग्री वेस्ट से साउथ की तरफ मुड़ा हुआ है? हाँ 37 डिग्री वेस्ट से साउथ की तरफ मुड़ा हुआ है, तो उसको मैं लिखूंगा ए इज 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। ये लैंग्वेज लिखने की समझ तुमको होनी चाहिए। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि एंगल हमेशा जिससे बना रहा होगा उसके लिए ऑफ आएगा। ऑफ वेस्ट, एंगल वेस्ट से बन रहा तो ऑफ आएगा। अब ये जो एंगल 37 डिग्री बन रहा है तो वेस्ट से तुम किधर मुड़े हो? नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ? साउथ की तरफ। तो 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, इसको ऐसे लिखते हैं। अब मुझे जरा कमेंट बॉक्स में तुम बताना, और बाकी देखो सब कमेंट करोगे तो पता भी चल जाएगा कि सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो। अगर मैं तुमसे कह रहा हूं कि ये बी वेक्टर है और ये एंगल मुझे दे रखा है 53 डिग्री, अब इसको बताओ कि बी वेक्टर को तुम कैसे लिखोगे? बी वेक्टर 53 डिग्री क्या, वो अब तुम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना फिलहाल में। फिलहाल बात मुद्दे की ये हो रही है क्या ए इधर जा रहा है, बी इधर जा रहा है। मान लो अब्दुल सर जा रहे थे 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 5 मानो नहीं, चलो मैं मान लेता हूं अब्दुल सर जा रहे हैं 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, अब्दुल सर की बेगम जा रही है 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। क्या बात है? अब अब्दुल सर की नजरों से अब्दुल सर की बेगम कितनी स्पीड से जाते हुए देखेंगे और क्या डायरेक्शन होगी ये बताओ, ये सवाल है। अब ये तुमने समझ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया। ये नहीं समझा तो मैं तुमको 10 सवाल भी करा दूं, कोई फायदा नहीं। तो सबसे पहली बात, अब्दुल सर भी अच्छे खासे ठीक ठाक ऑब्जर्वर हैं। अर्जों की परियों का मेला है और मैंने भी हर खेल खेला है, तू क्या जाने मैं दीवाना हूं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट का। क्या समझ रहा हूं मैं? कच्चे के लिए बोलने वाला हूं नहीं भाई। तो फिलहाल इधर देखो, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकालना चाह रहा मास्टर, तो क्या करूंगा? वी बी माइनस वी ए। अब देखो जब वेक्टर फॉर्म में लिखा जाएगा ना वी बी माइनस वी ए, तो कैसे लिखा जाएगा? तो सर वी बी ऊपर की तरफ है, ऑब्वियसली वी बी ऊपर की तरफ दिखा दिया आपने, है ना, नॉर्थ की तरफ। लेकिन यहां पर तो ये वी ए माइनस का हो गया। हमें ये बात पता है कि वेक्टर में साइन पलट जाते हैं। हाँ तो वी ए तो सर ईस्ट में था, अब वेस्ट में दिखा भाई, क्योंकि माइनस वी ए दिखाना है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मुझे जो रिजल्टेंट निकालना है वो वीबी प्लस वी ए निकालना है या वीबी माइनस वी ए निकालना है? सर वीबी माइनस वी ए। वीबी प्लस वी ए निकालता तो ए ऐसे बी ऐसे, तो रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाता, लेकिन अभी तो वीबी माइनस वी ए निकालना है, समझ रहे हो? तो वीबी ऊपर है, माइनस वी ए तो ए की डायरेक्शन को पलट दिया। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना मेरे भाई वो ऐसे आएगा, जिसको मैं वीबी बोल रहा हूं।
तुम समझे? तुम समझे? तो अब्दुल सर को उनकी बेगम ऐसे पीछे आड़ी जाती हुई दिखेंगी। अरे घबराओ मत, तुम्हारी लाइट नहीं गई है, कोई अंधेरा नहीं हुआ है। जिस तरीके का अभी अंधेरा तुमने देखा था, मुझे पता है कि कुछ कुछ इसी तरीके का अंधेरा चल रहा है तुम्हारी जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन में, लेकिन कोई बात नहीं, इसको अंदर रोशनी जलाने मैं तुम्हारे सामने आ चुका हूं। आपको ना इस टाइम पर कोई ना कोई इंसान चाहिए जो ये बताए भाई इस हफ्ते तुमको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि अच्छे तरीके से आप मॉनिटर चीजों को रखोगे ना तो आपकी तैयारी अच्छी जाती है। और आप भी चाहते हो कोई ना कोई ऐसा हो जो यार मेरा पूरा ट्रैक रख पाए। और आपने एक हफ्ते में जितना पढ़ा है वो पढ़ने के बाद आपने कितना अच्छे तरीके से उसके ऊपर सवाल बनाए हैं, एक टेस्ट के तौर पर तुमको पता चल जाए कि भाई मैं अभी किस लेवल पर हूं और कितना पढ़ने के बाद मैं कितने नंबर लेकर आ पा रहा हूं। तो परेशान मत हो, ये सारी मुसीबतों का हल तुम्हें मिल चुका है, जो है हमारी एकलव्य टेस्ट सीरीज। मेरे प्यारे बच्चों, एकलव्य टेस्ट सीरीज ये पूरे का पूरे भैया जेडब्ल्यू की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए एक लौती ऐसी टेस्ट सीरीज है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल हर साल जेडब्ल्यू मेंस के अंदर आते हैं। और वो कैसे? क्योंकि हम पुराने 5-6 साल का पूरा एनालिसिस करते हैं कि क्या पैटर्न रह रहा है और क्या चेंज होता है, और उसी के बेसिस पर 2026 में चाहे जनवरी अटेम्प्ट हो या अप्रैल अटेम्प्ट हो, 80% से ज्यादा सवाल एज इट इज हमारी इस टेस्ट सीरीज से रखे हुए थे। ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगी, तो मैं चाहूंगा हर एक बच्चे इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगाए। ये तुम्हारी जेडब्ल्यू की जर्नी का सबसे बेस्ट डिसीजन होगा, अब्दुल सर का ये बात है। आइए अब यहां से अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। और थोड़ा प्रैक्टिकली तुम इमेजिन करो, अगर इस गाड़ी में तुम बैठ जाओ और इस गाड़ी में तुम्हारी बेगम को मैं बिठा दूं, तो ये गाड़ी आगे जा रही है, ये गाड़ी ऊपर जा रही है, तो इस गाड़ी में बैठ के जब तुम इस गाड़ी को देखोगे तो ये गाड़ी ऐसे पीछे जाती हुई दिखेगी तुम्हें। तो ये मैंने सही करा है। ऐसा नहीं कि थ्योरेटिकल बातें और प्रैक्टिकल बातें मैच नहीं खा रही, दोनों मैच हो रही हैं। फिलहाल अब एंगल की बात कर लेते हैं। फिलहाल VBA पहले रिजल्टेंट अगर निकालना है तो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, अगर किसी को नहीं मालूम मैं बता दूं। कोई भी अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है और आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे यहां पर परपेंडिकुलर है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर करके ऐड कर दो, अंडर रूट में स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो ये अंडर रूट में 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कहीं जा रहा हूं मैं, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये सॉल्व करके तुम्हारा आ गया 5 मीटर पर सेकंड। मतलब अब्दुल सर को उनकी बेगम ए वाले को बी वाला इंसान 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाता हुआ दिखा। और किधर जाता हुआ दिखा? एंगल की बात करनी है, लो जो एंगल, एंगल ये मान लेता हूं मैं थीटा। तो टेन थीटा क्या आएगा मास्टर जी? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर मतलब इसके सामने वाला जो कि है VB, जो कि है VB। तो टेन थीटा आ रहा है VB बाय VA, रटने की जरूरत नहीं है। टेन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, बस वो मैंने कर दिया, रटने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर की तरफ VB इज 3, बेस इज 4। तो ये सॉल्व करके भैया टेन थीटा की वैल्यू 3/4 होती है 37 डिग्री पर। तो थीटा आ गया मेरा 37 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया? अब्दुल सर को उनकी बेगम 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाती हुई दिखी। और किधर जाती हुई दिखी? किधर जाती हुई दिखी? 37 डिग्री। ये क्या है? ये है भैया वेस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ है वेस्ट से। इसको जरा एक बार अच्छे से देख लो, नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्या बात समझ में आ रही है तुमको अच्छे से? ठीक, थोड़ी सी और वेक्टर की बातें भी कुछ कुछ बता देता हूं, जैसे कि यहां पर अभी आई गई। तो लाओ थोड़ा सा वेक्टर का भी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मालूम होनी चाहिए। सबसे पहली बात, कहा जाता है कि भाई अगर एक वेक्टर क्वांटिटी ये है और एक वेक्टर क्वांटिटी ये है, ठीक, ये ए वेक्टर है और मान लो ये बी वेक्टर है, और इनके बीच में एंगल है थीटा। तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई इनका इनका रिजल्टेंट बताओ, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे बीच में से पास होगा। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बहुत सिंपल है। अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, याद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला? जब हम ए प्लस बी को जोड़ते हैं बच्चों, जब हम ए प्लस बी को जोड़ते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो आता है बच्चों, जो प्लस का 2ab आता है,
वो एक्स्ट्रा हुआ ना, तो उस एक्स्ट्रा के साथ cos थीटा भी लगा देना बच्चों, और ऊपर से अंडर रूट और लगा देना। तो बच्चों रिजल्टेंट आ जाएगा। मेरी आवाज बैठी हुई है बच्चों थोड़ी सी, इसलिए मैच नहीं हो पा रही है, लेकिन फिलहाल आ तो जाएगा। आया या नहीं आया? आया। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में थीटा मालूम हो तो उसका मैग्नीट्यूड ऐसे निकाला जा सकता है बच्चों। और अब ये जो रिजल्टेंट है ये जो रिजल्टेंट है, ये अगर ए के साथ बना रहा है एंगल अल्फा, तो टेन अल्फा का फॉर्मूला भी देख लो, सिर्फ फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। तो टेन अल्फा का फॉर्मूला आता है मेरे प्यारे बच्चों, बी साइन थीटा, बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। बस ये दोनों फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, बाकी तो आप सब कर ही लोगे। ठीक है, अब मैंने आपको फिलहाल सारी बातें बता दी है। देखो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है इस तरीके से कि अब आप सवाल सॉल्व कर पाओ। तो आइए आप कुछ कुछ सवालों पर आते हैं फटाफट। कहा जा रहा है कि ये एक फिगर है, इस फिगर के अंदर दो शिप हैं। आप क्या समझ रहे थे? इस फिगर के अंदर दो क्या है? क्या है? दो फिगर के अंदर दो शिप है और एक्स वाई प्लेन में चल रहे हैं। कहा जा रहा है कि ए वाला शिप जा रहा है एक्स एक्सिस में ऐसे वी वेलोसिटी से, दिख रहा होगा, और जो बी वाला शिप है वो ऐसे जा रहा है वी वेलोसिटी से एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना के। आपसे कहा जा रहा है कि ए वाले शिप में आप हो, बी वाली शिप में आपकी बेगम है। फिर वही बात है, फिर वही बात। देखो सवाल में भी ए और बी है, तो ए वाली शिप में आप हो, बी वाली शिप में आपकी बेगम है। आप चाह रहे हो कि आप अपनी बेगम के साथ साथ चलो। आप चाह रहे हो कि भाई आप अपनी बेगम के साथ साथ चलो। मतलब सवाल में कहा जा रहा है कि दोनों की वेलोसिटी का रेशो क्या हो कि ए में जो आप हो ऑब्जर्वर जो स्कैन कर रहा है बी वाले शिप को, तो बी वाला शिप वाई एक्सिस में जाता हुआ दिखे, खाली आगे या पीछे चलता हुआ ना दिखे। मतलब ए की नजरों से बी वाला शिप का मोशन सिर्फ और सिर्फ वाई में होना चाहिए, एक्स एक्सिस में नहीं होना चाहिए। द शिप मूव सच दैट बी ऑलवेज रिमेन्स नॉर्थ ऑफ ए, बी वाला शिप हमेशा ए के नॉर्थ में रहे, ऊपर की तरफ। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ऐसा भैया तभी पॉसिबल है जब जितनी वेलोसिटी से ए वाला शिप आगे की तरफ बढ़ रहा है, बी वाला शिप भी उतनी वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। तो मेरी नजरों से तो मैं भी चल रहा हूं, शिप भी चल रहा है, लेकिन मेरी नजरों से तो ये शिप नहीं चल रहा, क्योंकि जितनी वेलोसिटी से मैं आगे जा रहा हूं, अगर ये बी वाला शिप भी उतनी वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो एक्स एक्सिस में रिलेटिव मोशन जीरो हो गया मेरे भाई। नहीं, अरे बस में तुम भी बैठे हो, बराबर में तुम्हारी बेगम भी बैठी है, तो बेगम तुम्हारे के साथ में क्या मोशन में नहीं ना, क्योंकि तुम दोनों की वेलोसिटी सेम है। तो वही तो बात है कि ए वाला शिप भी जितनी वेलोसिटी से अगर आगे जा रहा है, अगर बी वाला शिप भी उतनी वेलोसिटी से आगे जाए, तो बी वाला शिप आगे जाता हुआ नहीं लगेगा, तो किधर जाता हुआ लगेगा? ऊपर जाता हुआ लगेगा। तो मतलब मुद्दे की बात यह है कि कंपोनेंट करने हैं। जिनको नहीं मालूम बता दूं भाई, अगर इधर वी बी है, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला जो वेक्टर आता है उसको हम बोलते हैं वी बी कॉस थीटा, और जो दूसरा वाला आता है परपेंडिकुलर वाला उसको हम बोलते हैं साइन थीटा, मतलब उसके साथ साइन थीटा आ जाता है। ठीक है, तो मैं क्या चाह रहा हूं कि ए को बी वाला शिप सिर्फ नॉर्थ में जाता हुआ लगे, मतलब जो भी रिलेटिव वेलोसिटी हो वो वी बी साइन थीटा हो। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा? जब जितनी वेलोसिटी से आगे जा रहा ए उतनी वेलोसिटी से बी वाला भी आगे जाए। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं तुमसे सिर्फ इतना सा कहना चाह रहा हूं कि वी ए जो है वो वी बी कॉस थीटा के अगर बराबर हो जाएगा तो दोनों साथ में जाते हुए आगे दिखेंगे। तो ए वाली शिप में बी, ए वाली शिप के इंसान को बी वाला शिप आगे तो जाता हुआ लगेगा ही नहीं, सिर्फ ऊपर नॉर्थ में जाता हुआ दिखेगा। तो मुझे क्या निकालना था? वी बी बाई वी ए।
तो VB बाय VA क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये 1 बाय कॉस थीटा हो गया, जो कि सेक थीटा होता है। भाई वाह, सेक थीटा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, मजा ही आ गया। इसको जरा एक बार अच्छे से देखिए, क्या तुमको ये सवाल समझ में आया? मुझे फटाफट बताइए, फील आने लगी या नहीं आने लगी? फिर हम आगे बढ़ेंगे। आहा, चले भाई आओ। आओगे जब तुम ओ साजना, दोनों बॉल को हवा में फेंकेंगे। तो देखो मैंने क्या करा, जब साजना आया, ओ सजनी रे, तो सजनी के साथ मैंने क्या करा, एक बॉल ये ली है जी, है जी, और एक बॉल ये ली। हेडिंग है रिलेटिव मोशन अंडर फ्री फॉल। जरा ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से समझो भाई। अगर एक बॉल ये है, इसको मैंने फेंका V1 स्पीड से थीटा एंगल पर, इसको फेंका मैंने V2 स्पीड से थीटा एंगल पर, समझ रहे हो? ये चलो हटाओ, मैं तो बस आपसे ये कह रहा हूं कि इस बॉल को मैंने आगे की तरफ फेंका V स्पीड से, और इस बॉल को मैंने, ये रेस्ट पर थी, मैंने बस इसको ड्रॉप करा है। तो बताओ जब ये ग्राउंड पर आएंगी तो अलग अलग टाइम में आएंगे या सेम टाइम में आएंगे? तो सीधी सी बात है मास्टर, देखो ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, तो भाई ए वाली बॉल के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है जी, बी वाली बॉल के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है जी। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर ए वाली बॉल का एक्सेलरेशन विद रेस्पेक्ट टू बी वाली बॉल बताओ, ए वाली बॉल का एक्सेलरेशन बी वाली बॉल के रेस्पेक्ट में या बी का एक्सेलरेशन ए के रेस्पेक्ट में, जो भी है वो क्या होगा, ए का एक्सेलरेशन माइनस बी का एक्सेलरेशन। ए का एक्सेलरेशन क्या है जी, अच्छा आप बोलोगे सर नीचे की तरफ है तो माइनस का लिखो, चलो माइनस का साइन लगा दिया, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ होता है तो माइनस जी लिखते हैं, माइनस बी के लिए भी माइनस का साइन लगाओ, क्या आ रहा है, 0। इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चे, क्या इसका मतलब ये हो गया क्या, कि दोनों बॉल का रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। मतलब ये नीचे बढ़ती हुई स्पीड से गिर रही होगी, ये भी बढ़ती हुई स्पीड से गिर रही होगी, अलग से अगर कोई इंसान देख रहा है तो, लेकिन ए की नजरों से बी की बॉल का और बी की नजरों से ए की बॉल का कोई एक्सेलरेशन नहीं है, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। तो याद रखना, अगर कोई भी बॉल, कोई सा भी केस हो, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी की बात है और रिलेटिव मोशन हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को गायब ही कर दियो, क्योंकि उसका कोई जरूरत है नहीं। जैसे कि बताओ, सवाल मैं बना देता हूं, ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, इनिशियली इन दोनों के बीच में 10 मीटर का गैप था, बताओ आफ्टर कितना टाइम ए वाली बॉल की बी वाली बॉल से टक्कर होगी? पहली बात तो होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि दोनों साथ में नीचे गिरेंगी, दोनों साथ में नीचे गिरेंगे। क्यों गिरेंगी भाई, ये रेस्ट में है तो इसकी भी तो वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट में ही है, तो वाई एक्सिस में तो दोनों का मोशन समान ही है। हाँ बस ये कि बी वाली बॉल सिर्फ वाई में मोशन कर रही है, ए वाली बॉल एक्स में भी आगे जा रही है, तो ये कुछ ऐसा मोशन दिखाएगी।
और ये सिर्फ ऐसा मोशन दिखाएगी, तो कहीं तो आके ये आपस में टकराएंगे, कहीं तो आपस में आके टकराएंगे, हाँ टकराएंगे। तो आफ्टर कितना टाइम टकराएंगे बता भाई, क्या करूं? अरे आफ्टर टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस? 10 मीटर। इन दोनों के बीच में स्पीड कितनी? अब ये क्या लिखे? अरे 5 है तो भाई ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस का है, तो स्पीड भी तो एक्स एक्सिस की लूंगा, तो खाली 5 ही तो आ रही है। तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आफ्टर 2 सेकंड ये दोनों बॉलें हवा में टकरा चुकी होंगी। आए हाय, दर्द तो नहीं हो रहा? कॉन्सेप्ट को समझने में तकलीफ तो नहीं हो रही कोई? फटाफट बताओ, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। किसी को कोई तकलीफ नहीं ना? ऐसे और देख लो, रिलेटिव मोशन अंडर ग्रेविटी की कुछ बात और बता देता हूं। ऐसे सवाल आ जाएंगे तुम्हारा दिमाग खराब करने के लिए। देखो, कहेंगे 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 कि भैया ये बिल्डिंग है, ये बॉल को हमने नीचे की तरफ फेंका 5 मीटर पर सेकंड से, ए वाली बॉल को, और बी वाली बॉल को हमने ऊपर फेंका 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। दिमाग में बना रहा हूं, एट द स्पॉट, है ना, दिमाग में सवाल बना रहा हूं। 80 मीटर की बिल्डिंग है, बताओ आफ्टर कितना समय ये टकराएंगी बॉल आपस में? बॉल को टकराने वाले सवाल करवा रहा हूं अभी। आफ्टर कितना टाइम ये दोनों बॉलें आपस में कोलाइड करेंगी? बताओ, बता सकते हो? सर मोशन अंडर ग्रेविटी लगाऊंगा सर, मैं मानूंगा फॉर द लेट टाइम टी ये टकराएंगी, तो आफ्टर टाइम टी ये कुछ नीचे आ जाएगी, आफ्टर टी टाइम ये कुछ ऊपर आ जाएगी। इक्वेशन ऑफ मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर तुम ये लगाने की सोच रहे हो तो मैं बता रहा हूं कि बॉल की जगह पर ये वाला एक्सपेरिमेंट तुम खुद ही कर लो। तुम सही मुहूर्त देख कर डिसाइड कर ही लो। तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, 8 फीट गहरा गड्ढा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरे भाई, अभी मैंने तुमको क्या पढ़ाया है पीछे? मैंने तुमको यह बात बताई मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि वो अलग बात है कि मोशन अंडर ग्रेविटी है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसके लिए भी, इसके लिए भी है, लेकिन इसके लिए भी तो एक्सेशन नीचे की तरफ, और इसके लिए भी तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ। तो इनकी आपस की बात हो रही है, आपसी बात हो रही है, ए और बी की आपस का मसला है, ए और बी का आपसी मसला है। तुम क्यों अलग से टांग अड़ा रहे हो? कौन? जी की बात कर रहा हूं। रिलेटिव एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 हो गया भैया, रिलेटिव एक्सेशन अगर 0 हो गया तो भैया रिलेटिव अगर एक्सेशन ही 0, तो इक्वेशन ऑफ मोशन की जरूरत क्यों है? ये तो यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन ही कब है? नहीं है ना? तो खत्म कहानी। कितने टाइम के बाद टकराएंगे? टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितना डिस्टेंस कवर करना है? 80। कितनी स्पीड? 5 नीचे 25 ऊपर, तो रिलेटिव स्पीड हो गई 30। अरे ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, पढ़ा चुका हूं ये। तो टाइम आ रहा तुम्हारा 8/3 सेकेंड। खत्म कहानी। और बताओ क्या चाहिए? और ये चाहिए सर कि ये जब टकरा रही होंगी तो ये कितनी हाइट पर होंगी। हाँ, अब इसके लिए इक्वेशन ऑफ मोशन चाहिए। अगर तुमसे बोले कि बी वाला पॉइंट कितनी हाइट पर होगा जब ये टकरा रहे होंगे, तो अब मैं बी की इंडिविजुअल बात कर रहा हूं। अब मैं मोशन अंडर ग्रेविटी लगाऊंगा। सर अब यहां पर भी तो ऐसे कर दो ना सर, डिस्टेंस को फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम कर देंगे तो 25 इंटू 8/3 करके आ जाएगा। नहीं भाई, ये मैंने कांस्टेंट तब माना है जब मैं रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूं। इतना पोर्शन जो है ये रिलेटिव मोशन का, ये खत्म हो गया ना। अब उसके बाद की तो कहानी वही मोशन अंडर ग्रेविटी जैसे तुम पढ़ते हो। अगर ऑब्जेक्ट को मैं 25 की स्पीड से ऊपर फेंकूं तो आफ्टर 8/3 सेकंड वो ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? इसके लिए तो मोशन अंडर ग्रेविटी लगाएगा ना मेरे भाई। तो अब लगाओ, H इज इक्वल्स टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब लगाओ, तो ऊपर की तरफ वेलोसिटी 25, टाइम है 8/3, माइनस का ही हो जाएगा 10/2 मतलब 5, और टी का स्क्वायर मतलब 8/3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करके जो भी आएगी फिलहाल हाइट आ जाएगी। सॉल्व करके बताना क्या आ रही। आई होप समझ में आया होगा भाई। मेरे कराए हुए सवाल तुमको हो सकता है पहली बार में समझ में अगर नहीं आ रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मास्टर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारा सही इंसान से पाला पड़ा है, तुम सही जगह पर आ गए हो। भले ही भूले भटके आए हो, लेकिन सही जगह पर आ गए हो। अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मास्टर जो बोले एक बार में सब समझ में आ जाए, इसका मतलब मास्टर तुमको वो बात पढ़ा रहा है जो कंटेंट हल्का है, या फिर जो तुमको आता है जो बहुत आसान है, लेकिन वो पेपर में नहीं आता है।
मास्टर तुमको यहाँ पर वो पढ़ा रहा है जो पेपर में आएगा, और जिसको समझने के लिए तुमको एफर्ट मारने पड़ेंगे। एफर्ट मारोगे, वीडियो को पॉज कर करके बाद में देखोगे, 1.5-2 घंटे का सेशन पूरा करने में 3-4 घंटे लग सकते हैं, और ऐसा ही होता है अगर इंसान सीख रहा है कुछ तो। वरना तो 2 घंटे का सेशन 2x पे तुम लगा के 1 घंटे में पूरा कर दो, फायदा कुछ नहीं होगा। ठीक है, फिलहाल देखो इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये सवाल है, दो प्रोजेक्टाइल ए और बी, उनको फेंका गया, एक को फेंका 10 की स्पीड से थीटा एंगल पर, और बी वाले को वर्टिकली ऊपर फेंका 5 की स्पीड से। दोनों के बीच का गैप है 20 मीटर। बताओ कि एंगल क्या होना चाहिए कि ये दोनों आपस में हवा में किसी टाइम पर टकराएं। कितना अच्छा सवाल है कि भैया एक बॉल को तुमने ऊपर फेंका 5 की स्पीड से, दूसरी बॉल को तुम फेंक रहे हो 10 की स्पीड से, कितने एंगल पर फेंकोगे वो 20 मीटर दूर वाली जो बॉल है हवा में जाके टकराए आपस में। अरे है, कितना शानदार कॉन्सेप्ट है, और ये हम चुटकियों में निकाल सकते हैं। कैसे, देख लो। फिर मोशन एंड ग्रेविटी लगाना पड़ेगा, ये तो हमने फेंका है, ये तो कुछ ऐसे करके होगा। हाँ भाई होगा, ये कुछ ऐसे करके जाएगा, नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये स्ट्रेट तो जाएगा नहीं, ये कुछ ऐसे करके जाएगा, लेकिन तुमको इतना दिमाग नहीं लगाना है। फिर वही बात भैया, अगर ये ऐसे करके कर्व पार्ट ले रहा है क्योंकि एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो उसके लिए भी तो एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ है, तो ग्रेविटी ने ग्रेविटी को मार दिया उसकी। ये तो खूबसूरती है फिजिक्स की। इजली इजली भाई, मैं क्या चाह रहा हूं कि अगर ये दोनों बॉल हवा में टकराएं तो उसके लिए सिर्फ शर्त ये है कि किसी ना किसी हाइट पर ये दोनों सेम लेवल पर होनी चाहिए। मतलब हवा में दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए, और हवा में दोनों की हाइट सेम होने का मतलब ही यह है कि दोनों को वर्टिकली अपवर्ड सेम स्पीड से फेंका जाए। मैं उसकी तरह लग रहा हूं उस टाइम पर। मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं फिजिक्स के कॉन्सेप्ट नहीं समझता हूं, मैं फिजिक्स के खाली फॉर्मूले रटता हूं, मैं गरीब हूं, मेरे फिजिक्स में नंबर नहीं आते हैं क्योंकि मैं फॉर्मूले रट के वैल्यू पुट करके आंसर निकालना जानता हूं, मैं समझने पर ध्यान नहीं देता हूं, मैं गरीब हूं। ऐसा तो नहीं है तुम्हारे साथ फिलहाल। तो बात ये हो रही है तो बात ये हो रही है कि ये दोनों बॉल हवा में तभी टकराएंगे जब दोनों की वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगी। तो देखो भैया, इसके कंपोनेंट करूंगा तो ये आगे की तरफ जाएगा tan cos थीटा, और ऊपर की तरफ जाएगा tan sin थीटा। तो इसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी है tan sin थीटा, और इसकी ऊपर की तरफ वेलोसिटी है 5। हवा में टकराने की शर्त यह है कि दोनों सेम हाइट पर मतलब दोनों बॉल से जब भी आपस में पास आए तो वो सेम हाइट पर होनी चाहिए, और उसके लिए शर्त यह है कि दोनों बॉल को ऊपर की तरफ सेम वेलोसिटी से फेंका गया हो, वरना पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, tan sin थीटा ए की वेलोसिटी ऊपर की तरफ और 5 उस बी की वेलोसिटी ऊपर की तरफ इक्वल कर दूं, तो भैया sin थीटा क्या आ रहा है 1/2, मतलब 30 डिग्री आ रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से उसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, जिसको अपने तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूं, जिसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट है, और इसको भाई तुमने मैथ्स में भी कई बार सॉल्व करा होगा छोटी क्लासों के अंदर। फिलहाल वो कॉन्सेप्ट ये थोड़ा फिजिक्स का ही है, तो आइए इसको भी देख ही लेते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको पढ़ाता हूं अप स्ट्रीम। क्या होता है ये अप स्ट्रीम, ध्यान से जरा समझिएगा। तो अप स्ट्रीम की कहानी ये है मेरे प्यारे बच्चों, कि मान लो कि नदी है, ये क्या है, एक नदी है, और इस नदी के अंदर पानी बह रहा है, और इस नदी के अंदर तुम आते हो स्विमिंग करने। जी हाँ, ये आप हैं। गन्ने जैसा गन्ने जैसा सूखा शरीर लेके तुम इस नदी के अंदर स्विमिंग करने आ चुके हो। अब फिलहाल ये जो नदी है, ये जो रिवर है, रिवर फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ, और ये जो आप हैं, आप आगे की तरफ फ्लो करना चाह रहे हैं।
मतलब आप जो है वो अभी धारा के अगेंस्ट है, आप जो है अभी रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हो, इसलिए हम इसको अप स्ट्रीम कहते हैं। अप स्ट्रीम क्यों कहते हैं, इसका प्रैक्टिकल मतलब बताऊंगा, तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा, छप जाएगा। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, गारंटी है। अब्दुल सर तुम्हें जिंदगी में याद रहेंगे, वो शायद याद रहे या ना रहे अगर तुमने ये सेशन मेरा पूरा लगाया है, लेकिन इस बात की गारंटी है ये टॉपिक जिंदगी में हमेशा याद रहेगा। जब तुम अपने डेथ बेड पर भी होगे आज से 60-70 साल के बाद, स्टिल तुम्हारे दिमाग में ये कॉन्सेप्ट होगा। जेडब्ल्यू मींस तो छोड़ो, सुनना ध्यान से, ये नदी का पानी इधर बह रहा है और तुम स्विमिंग करके आगे जाना चाह रहे हो, तो एक्चुअल में तुम कितनी स्पीड से आगे जा पाओगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या स्पीड ऐड होती है? हाँ होती है, लेकिन ये वो चीज नहीं है, वो दो अलग अलग ऑब्जेक्ट थे। तुम नदी के अंदर ही हो जो पीछे जा रही हो और तुम आगे जाना चाह रहे हो। हेलो, तो क्या नदी तुमको अपने साथ पीछे लेकर जाने की कोशिश नहीं करेगी? करेगी। तो तुम्हारी स्पीड नदी घटा रही है, बढ़ा रही है? घटा रही है। तो तुम्हारी एक्चुअल में स्पीड क्या होगी? Vm माइनस वी आर नहीं होगी? तो अब स्ट्रीम में तुम्हारी स्पीड क्या हो गई? Vm माइनस वी आर हो गई। बात तो सही है यार। अब मान लो यहां से यहां तक जाने में जो तुमने डिस्टेंस कवर किया तो वो कितने टाइम में किया? तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड आ रही है Vm माइनस वी आर। अब जरा समझो, जब तुम धारा के अगेंस्ट जा रहे हो, जब तुम नदी के अगेंस्ट जा रहे हो, जब तुम रिवर के फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हो, जब तुम अपने कंफर्ट जोन के अगेंस्ट जा रहे हो, जब तुम जो करने का मन कर रहा है, जो दुनिया कह रही है वो कर ले भैया, इंस्टाग्राम पे रील देख ले, घूम ले, सो ले, टाइम बर्बाद कर ले, गेम खेल ले, लेकिन तुम रिवर के अगेंस्ट जा रहे हो, फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं होगी। तुम्हारी जो एक्चुअल एफर्ट है उससे भी कम तुम्हारी स्पीड तुम दिखाई देगी। Vm माइनस वी आर, और जो तुमको चाहिए वो पाने में समय भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड है, तो स्पीड कम हो गई तो टाइम भी ज्यादा लगेगा। लग रहा है ना समय ज्यादा? अब सही तरीके से पढ़ना अगर तुमने मुझसे शुरू करा है तो समय लग रहा होगा। कहां पर एक सेशन को पूरा करने में 2-2.5 घंटे के तुमने 10-10 घंटे के वन शॉट 3-4 घंटे में निपटा दिए, फायदा थोड़ी है। मेरा 1 घंटे का सेशन तुमको 3 घंटे में पूरा करना पड़ेगा। धारा के अगेंस्ट जा रहे हो, समय ज्यादा लगेगा, लेकिन समय ज्यादा लग रहा है, धारा के अगेंस्ट जा रहे हो, ये तो जिंदा होने की पहचान है। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन दिमाग में हमेशा याद रखना, बहाव के साथ तो मुर्दा बहता है। जिंदा होने की पहचान ही यह है कि बहाव के खिलाफ तैरा जाए। तो अप स्ट्रीम को अप स्ट्रीम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो मोशन है जिसमें तुम कहीं ना कहीं अप जरूर होगे, तुम्हारा अंदर कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट जरूर आएगा, इसलिए इसको हम अप स्ट्रीम कहते हैं। तुम्हारा कमबैक ये कराएगा। डाउन स्ट्रीम को डाउन स्ट्रीम क्यों? अरे सोचो ना, नाम क्यों रखा गया होगा ये? डाउन स्ट्रीम का मतलब ये तुम्हारा डाउनफॉल होगा यहाँ पर, क्योंकि तुम बहाव के साथ बह रहे हो। देखो कैसे, ये आ गई नदी, मास्टर जी ये नदी है, तो नदी का पानी भी इधर बह रहा है वी आर स्पीड से, और सर जी हम भी आराम से मजे में इधर ही जा रहे हैं, जिधर नदी जा रही हम भी उसके साथ साथ ही जा रहे हैं, तो स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि जिधर नदी जा रही वो तुमको सपोर्ट कर रही है, तो तुम भी उसके साथ साथ जा रहे हो, तो तुम्हारी स्पीड कम थोड़ी हुई इस बार, तुम्हारी स्पीड तो और बढ़ गई, वी आर प्लस वी एम हो गया। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड वी आर प्लस वी एम है, तो भैया स्पीड बढ़ गई तो समय भी देखो कम लग रहा है, यार ये काम बढ़िया हो रहा है, समय भी कम लग रहा है, मेहनत भी कम लग रही है, लेकिन भैया देख तो ले क्या हो रहा है तेरा, तेरा तो डाउनफॉल हो रहा है, तेरा तो डाउनफॉल शुरू हो गया भाई। तो ये डाउन स्ट्रीम की कहानी,
ठीक है, तो ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की कहानी। अप स्ट्रीम में स्पीड कम हो जाती है, आदमी की स्पीड में से रिवर की स्पीड माइनस करोगे और टाइम ज्यादा लगता है। डाउन स्ट्रीम में टाइम कम लगता है क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है। आई होप मैं आपको बातें समझा पाया हूँ, कॉन्सेप्ट भी और फिलॉसफी भी। नहीं नहीं भाई, घबराओ मत, तुम्हारा नेट बिल्कुल सही चल रहा है। और बताइए तुम्हारी कैसी चल रही है तैयारी? आई होप अच्छे से तुम पढ़ रहे होगे और सो तो नहीं गए होगे, क्योंकि भैया जब अगर इंसान को दिशा पता नहीं होती, दिशा पटाने की बात नहीं कर रहा हूं मैं एकदम से तुम्हारे दिमाग में कोई और ही आ गया। तो जब तक तुम्हें भैया सही दिशा पता नहीं होगी तो भाई नींद तो ऑब्वियसली आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, तुमको इस टाइम पर चाहिए गोल, एक टारगेट के भाई तुम्हें कितनी परसेंटाइल लेकर आनी है जेडब्ल्यू मेंस के अंदर, और तुम्हारा क्या रैंक लेकर आनी है, और उसके लिए तुमको अच्छे से तैयारी करनी है। तो फोकस के साथ अच्छे से तैयारी करा करो और गोल अपने सामने जहां पर भी पढ़ते हो ना, सामने रखा करो कि मेरा क्या गोल है और उस गोल को अचीव करना है। और मेरे प्यारे बच्चों, तुमको टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि भाई हर हफ्ते तुम्हारे टेस्ट तुमको देने चाहिए, अदरवाइज तुमको पता नहीं चलेगा कि तुम अपने गोल के कितने करीब जा रहे हो, तुम्हारा क्या स्कोर आ रहा है और वो इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। सबसे बड़ी दिक्कत ये कि बच्चे को पता नहीं होता कि भाई मेरा स्कोर ही क्या चल रहा है, तो वो क्या रिजल्ट लेकर आएगा। तो उसके लिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूं एकलव्य टेस्ट सीरीज, जो कि प्रूवन टेस्ट सीरीज है, जो एक लौती ऐसी टेस्ट सीरीज है जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ सवाल एज इट इज जेडब्ल्यू मेंस में रखे बात हैं। 2026 में आप देख लो, जनवरी या मई अप्रैल अटेम्प्ट के अंदर 80% से ज्यादा सवाल एज इट इज आए थे। तो इसको तुमको लगाना चाहिए, तो ये तुम्हारा बेस्ट डिसीजन होगा मेरे प्यारे बच्चों। इससे बेस्ट तुमको एकलव्य टेस्ट सीरीज से बढ़िया टेस्ट सीरीज तुमको नहीं मिलेगी, ये मैं चैलेंज कर सकता हूं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब आइए अपना यहां से लेक्चर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। फिजिक्स की क्लास थोड़ी चल रही है, फिलॉसफी पढ़ा रहा हूं मैं तुमको। और फिलहाल सवाल करते हैं, जल्दी से निपटाते हैं इसको। बोर्ड 2 किलोमीटर चली अगेंस्ट द करंट, 2 किलोमीटर चली अगेंस्ट द करंट, बहाव के अगेंस्ट में, मतलब अप स्ट्रीम की बात है, और समय लगा 1 घंटा। टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वी आर माइनस वी एम होगा अप स्ट्रीम के लिए, अभी पीछे लिखवाया। तो टाइम कितना लगा? 1 घंटा। ये फिर सीधी बात है, वी आर माइनस वी एम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। तो वी आर माइनस वी एम, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ? 2 किलोमीटर। कितने टाइम में? 1 घंटे में। तो वी आर माइनस वी एम 2 के बराबर। ये आ गई पहली इक्वेशन। दूसरे में 1 किलोमीटर चला इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और 10 मिनट लगे, तो डायरेक्शन ऑफ करंट में स्पीड हमारी ऐड हो जाती है, वी आर प्लस वी एम होगा। सोचो ये, अच्छा एक सेकंड, मैंने गलत लिख दिया, वी आर माइनस वी एम थोड़ी लिखते थे, आदमी की स्पीड ज्यादा होगी ना, तो वी एम माइनस वी आर। तो ये वी एम माइनस वी आर पहली इक्वेशन आ रही है 2 के बराबर। दूसरा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड होती है, तो वी एम प्लस वी आर क्या आ रहा है? टाइम, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कवर हुआ 1 किलोमीटर कितने समय में? 10 मिनट में। 10 मिनट को घंटे में बदलो, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करोगे, तो ये 10 मिनट आ रहा था। अरे भाई, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस है 1, टाइम है 10 मिनट, तो 10 को मिनट आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करोगे, तो ये 60 ऊपर चला जाएगा। तो ये वी एम प्लस वी आर कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। ये दोनों इक्वेशन बन चुकी है। क्या करूं? दोनों को ऐड कर दो भाई। तो दोनों को ऐड करूंगा, तो ये वी एम माइनस वी आर है 2 और ये वी एम प्लस वी आर आ रहा है 6। दोनों को मैंने ऐड करा, वी आर से वी आर उड़ जाएगा, तो ये 2 वी एम कितना आ रहा है? 8। तो मतलब वी एम कितना आ रहा है? 4 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई? तो आदमी की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है। आपसे क्या कहा गया कि अब नदी ना तो बह रही है, ना तो खिलाफ है, ना तो साथ है, ये तो उसी की तरह है। ये तो वही वाला कहानी हो गई, ना तो तुम्हारे खिलाफ थी वो, ना तुम्हारे साथ थी वो। तो फिलहाल अब वही कहानी है, अब तुम अकेले हो, अब तुम स्टेशनरी हो। तो अब 5 किलोमीटर का डिस्टेंस स्टेशनरी वाटर में चलने में कितना समय लगेगा? तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस, यार मास्टर बार बार पर्सनल हो जाता है, ये बात गलत है मास्टर इंश्योर करता है कि तुम बस भूल ना पाओ, कॉन्सेप्ट भूल ना पाओ। उसको तो तुम कब का भुला चुके हो यार, कैसी बातें कर रहे हो। तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस है 5 किलोमीटर, स्पीड आई है 4 किलोमीटर, तो 5/4 आर आएगा। अगर मैं इसको करूं तो ये 1.25 आर है ना। इसको और अच्छे से लिखूं तो 1 आर
1 आवर प्लस 0.25 आवर कह सकता हूं ना। अरे ये 1 घंटा और 1/4 घंटा है, 0.25 का मतलब 1/4 आवर। तो आर को मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई, तो ये बैठेगा 1 आवर 60/4 का मतलब 15 मिनट। तो भैया 1 घंटा 15 मिनट लग रहा भाई। अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, चलो भैया। तो 1 घंटा 15 मिनट आ रहा है, हो गई कहानी खत्म। अब ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम अगर समझ में आ गया, तो अब मैं तुमको वो सवाल कराता हूं जो जेडब्ल्यू में अभी अप्रैल अटेम्प्ट में 2026 में अभी ताजी ताजी आया है। तैयार हो? अब रिवर को क्रॉस करेंगे। अभी तो रिवर के साथ थे या रिवर के अगेंस्ट थे, अब कहानी अलग है। अभी एक्चुअल में मोशन इन 2D। रिवर को क्रॉस करना है, क्रॉसिंग रिवर प्रॉब्लम। इसके लिए भैया बहुत सारे मास्टर जो हैं वो सॉरी इसके लिए भैया मास्टर जो है बहुत सारे वो फॉर्मूले बच्चों को रटवाते हैं। हेलो हेलो, हाँ, फॉर्मूले रटवाते हैं। मैं कह रहा हूं बिना एक भी फॉर्मूला रटवाए, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट के बेसिस पर तुम रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम का कोई सा भी सवाल सॉल्व कर सकते हो, जरा तरीके से समझना। तो हेडिंग डाल लेते हैं हम भी, रिवर क्रॉसिंग। तो सबसे पहली बात मैंने क्या करा, मैंने कहा कि भैया ये है रिवर। बहुत बढ़िया भाई, क्या बात है। रिवर में पानी बह रहा है, मान लेते पानी ऐसे बह रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर ऐसे है। अब मुझे बस इतना सा बताओ कि अगर ये रिवर को मैं मान लेता हूं कि इसकी चौड़ाई है d, ये ड्रोन शॉट लिया भाई हमने, ये तुम आसमान में से नीचे जमीन को देख रहे हो, रिवर तुमको ऐसे दिख रही है, ये रिवर की चौड़ाई है। इधर भी जमीन है, इधर भी जमीन है, ये बीच में पानी बह रहा है, और ऐसे वीआर वेलोसिटी से पानी आगे जा रहा है। अब अगर तुमसे कहा जाए कि भैया आओ स्विमिंग करना शुरू करो ए पॉइंट से सीधे सीधे, तो ये तुम हो गए वेलोसिटी ऑफ मैन। अगर तुम सीधे सीधे स्विमिंग करना शुरू करते हो, तो तुमको क्या लगता है, क्या तुम सीधे सीधे इस पॉइंट पर पहुंच पाओगे अपना घुटनों का इस्तेमाल करके, सॉरी अपने दिमाग का इस्तेमाल करके? अच्छे से बताइए। सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे मुंह से निकल गई और मेरी जबान टूट गई यार, पानी पी लेता हूं, गला बैठ रहा है। हाँ जी, क्या क्या ऐसा हो पाएगा कि अगर आप सीधे सीधे स्विमिंग करना शुरू करते हैं तो इस पॉइंट पर पहुंच जाए? तो जवाब यह है कि ऐसा मुमकिन नहीं है, इस केस में तो नहीं है। भैया नदी में तो तुमको अपने साथ बहा के आगे लेकर जाएगी। तो तुमने सोचा था कि यहां पर पहुंचेंगे, ए से निकलकर बी पर पहुंचेंगे, है ना? फिर वही बात है, ए का सफर बी पर जाके खत्म हो जाता है, बिफोर यू ऑलरेडी नो डेट क्या होता है। अब्दुल सर का सफर बी पर जाके खत्म, है ना? तुम्हारा सफर तो फिलहाल शुरू होगा वहीं से। तो ए से बी पर जाने की कोशिश थी, लेकिन बी पर तुम नहीं पहुंच पाए। ये तो हुआ, दिक्कत ये हुआ कि तुमको बी फॉर बेगम नहीं मिल पाई, क्योंकि तुमको रिवर फ्लो अपने साथ साथ आगे ले गया। तो तुम जो है ऐसे कुछ रास्ता फॉलो करते हुए सी पर पहुंचोगे, मतलब सी जाना था बी के पास, कट गया सी तुम्हारा। सी फॉर चालान, गलत रास्ते पे निकल गए ना तुम, तो चालान तो कटेगा ही ना। तो जाना था ए से बी की तरफ, पहुंच गया सी की तरफ। कसूर किसका है? रिवर का, वो अपने साथ बहा के ले गए तुम्हें। वही बात है, फ्लो के साथ बहोगे तो नुकसान हो गई। तो ये वी आर है, ये वी एम है, तो इधर आएगा ये हमारा वी आर एम, या मतलब वी एम आर कह सकता हूं। फिलहाल रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। अब सर यहां पर आप वो क्यों नहीं कर रहे? वी एम आर था तो वी आर नेगेटिव क्यों नहीं करा सर? मेरे भाई तुम जरा समझो बात को। बात ये है कि ये रिवर और आदमी कोई दो अलग अलग ऑब्जेक्ट नहीं है, साथ में मिलके चल रहे हैं। वहां पर ए और बी अलग अलग थे, तो मैंने जब वी आर एम या वी ए बी लिखवाया था तो वी ए माइनस वी भी करवाया था, वी बी की डायरेक्शन पलट वही थी, वो चीजें वहां हुई थी। यहां कैसे हो सकता है? यहाँ तो रिवर अपने साथ लेकर जाना चाह रही है, तो प्रैक्टिकली सोच तो इधर ही जाएगा ना। आएगी वो वाली चीज, रेन मैन में आएगी, अभी इसके बाद आएगी, इसमें फिलहाल नहीं है। मजबूत पकड़ रखो कॉन्सेप्ट पर। अब ये फिलहाल ऐसे जाएगा, तो मैंने मान लिया कि थीटा एंगल बना के जाएगा।
तो मुद्दे की बात यह है कि ये जो मैंने अभी आपको ट्राइंगल एबीसी बनवाया ना, बस आप क्वेश्चन को पढ़ के अगर ये ट्राइंगल बनाना सीख गए, तुम्हारी नैया पार है भाई, तुम्हारी नैया पार है। अब क्या क्या पूछा जा सकता है भाई, रिवर को क्रॉस करने में कितना समय लगा, तो टाइम पूछ लेंगे। अच्छा अभी जो मैं आपको करा रहा हूं ना, ये मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर वाला केस है, समझ रहे हो? ये इस केस में तुम रिवर को सबसे कम समय में क्रॉस करोगे। सर ऐसे कैसे, हमने तो ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, स्टिल तुम सबसे कम समय में क्रॉस करोगे, पता चल जाएगा, अभी सुन तो जाओ। फिलहाल टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा यहाँ पर क्योंकि मोशन है ना, प्लेन पढ़ रहे हो, तो वाई एक्सिस की जब बात होगी तो वाई एक्सिस का डिस्टेंस, वाई एक्सिस का मैं स्पीड लूंगा। एक्स एक्सिस की बात होगी तो एक्स की कुंडली खोलेंगे। तो अगर मैं टाइम निकाल रहा हूँ वाई एक्सिस को कंसिडर करके, तो वाई एक्सिस का डिस्टेंस मेरे पास है डी, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन वाई एक्सिस की स्पीड मेरे पास है वी एम, तो ये डी बाई वी एम, ये टाइम निकल कर आ गया मेरे प्यारो, सही है। अब अगर आपसे कोई बोले कि यार जाना तो बी पर था ना, पहुंच गया सी पर, तो तुमने कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो इसको हम ड्रिफ्ट भी बोलते हैं। ये जो बीसी डिस्टेंस है ना, इस बीसी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं कि तुमने कितनी ड्रिफ्ट मार दी, जाना यहां पर था पहुंच यहां पर गए, तो ड्रिफ्ट जो आएगी तुम्हारे निकल के, भाई डिस्टेंस है तो स्पीड इनटू टाइम, तो एक्स एक्सिस की स्पीड वी आर है, टाइम, अरे जितना समय ए से बी पर जाने में लगा वाई एक्सिस में, उतना ही समय मैं ये कह सकता हूं कि बी से सी पर जाने में लगा एक्स एक्सिस में, तो टाइम तो सेम ही है, तो टाइम ये वाला पुट कर दिया, तो डी बाई वी एम आ गया। अगर समझ में नहीं आया हो तो 2 बार 3 बार रिपीट कर करके देखना, आगे मत बढ़ जाना कि हाँ चल हो गया। ये फिलहाल जो फॉर्मूला है मैंने आपको ड्राइव करा दिए हैं, लेकिन फिर वही बात है, ये तुमको फिगर समझ में आनी चाहिए, वो इंपॉर्टेंट बात है। सवाल तो हम कर लेंगे, इनमें से किसी को भी तुमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाओ, ये हो गया मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। दूसरा केस, 2 ही बातें पूछते हैं बस, इसके अलावा कोई तीसरी है ही नहीं। मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर, मिनिमम डिस्टेंस टू क्रॉस द रिवर, रिवर को क्रॉस करने में अब कम से कम समय लगेगा। आइए अब इसकी कुंडली खोलते हैं। तो मैंने ये कहा, हमने सुना है, तुमने जीवन साथी सुना है, जिसको तुमने सुन ही लिया है, चीज वो क्या है, ओ हो। तो फिलहाल ये है कि रिवर, गाने के लिरिक्स की अगर ऐसी की तैसी करानी हो तो आप अब्दुल सर का गाना जरूर सुनिए। देखो भैया, इधर वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर ऐसे बह रही है। अब इस बार तुमने कसम खा ली, पहले भाई पिछले बार वाले में तो तुम्हारा कट गया ना सी फॉर चालान, तो इस बार तुम चाह रहे हो कि नहीं अब तो कैसे भी करके मैं बी के पास ही जाऊंगा। अब तुम समझदार हो चुके हो, तो तुम्हारा मकसद है ए से बी के पास जाने का। भाईजान मकसद नहीं भूलना, बी फॉर भाईजान और बी फॉर बेगम, मकसद नहीं भूलना। तो अब ए को अगर बी के पास जाना है तो कैसे जाए, अगर सीधे सीधे जाएंगे तो फिर रिवर बहा के ले जाएगी। तो इस बार तुम अब समझदार हो चुके हो, तुमने कहा कि मास्टर ऐसा करो, ऐसे जाते हैं, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाते जाते अगर रिवर, ऐसे जाते जाते अगर रिवर अपने साथ लेकर जाएगी भी ना, तो ऐसे होते 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 यहां तक पहुंचे जाएंगे, ऐसे होते होते भाई एम ऐसे कर रहे हैं, तो ऐसे होते 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 रिवर के हिसाब से यहां तक हम पहुंच ही जाएंगे, समझे बात को। तो एम यहां पर जाने का करा, पहुंचे यहां पर, तो इसको ये भी कहते हैं टू रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट, ये ऑपोजिट बैंक। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल इस टॉपिक में ये है, रीच, ऐसे ही लिखा हुआ आएगा, रीच एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट ऑन द बैंक। मैं बता रहा हूं, बाद में तुमको ये बातें याद आएंगी कि मास्टर ने कहा था ऐसे ही लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन में, ये लाइन देख लेना, और ये करना होगा जो मैं भी करवा रहा हूं, लिख के दे लो। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूं, अगर आया इस टॉपिक से सवाल तो 90% चांस है यहां से आएगा, 6 महीने में अभी पता चल जाएगा, मत मानो मेरी। फिलहाल मैंने माना कि ये एंगल बना रहे थीटा, तो इसका अगर मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट करता हूं तो ऊपर जाएगा Vm cos थीटा, है ना, और इधर आएगा Vm sin थीटा।
शर्त क्या है कि ए से निकलकर बी पर जाए? शर्त सिंपल सी है कि सर इसका जो भी मोशन हो वो वाई एक्सिस में हो और एक्स एक्सिस में ना हो। यार ये तो कुछ कुछ बात देखी हुई लग रही है। अभी मैंने तुमको एक शिप वाला सवाल कराया था, कितनी देर हो गई? स्टार्टिंग में कराया था शिप वाला सवाल, वो यहां से सॉल्व हो रहा भाई। वो सवाल का कॉन्सेप्ट यहां लग गया। ए वाली शिप की नजरों से बी वाला शिप सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ में जाता हुआ लगे, वो तभी पॉसिबल है जब एक्स एक्सिस की वेलोसिटी 0 हो जाए। तो यहाँ पर भी तो मैं ये कह रहा हूँ कि ए से बी में सिर्फ सीधे सीधे तभी जाएगा जब एक्स एक्सिस की वेलोसिटी 0 हो जाए, वो तभी पॉसिबल है। आगे लेके जाने वाली रिवर की वेलोसिटी वी और पीछे उसकी अपनी खुद की वेलोसिटी वी sin थीटा ये बराबर हो। ये कंडीशन आ गई, ये कंडीशन है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी ए से निकलकर तुम एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंच पाओगे। और यहां से यहां पर जाने में टाइम मिनिमम नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है काफी ज्यादा ऐसे से इधर पहुंचने में। इसलिए मैंने कहा था मिनिमम टाइम की कहानी तो ये है। अगर तुम रिवर को क्रॉस करना चाहते हो सबसे कम समय में, तो सीधे सीधे जाओ, भले ही सीधे पहुंच नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम रिवर को क्रॉस करना चाह रहे हो मिनिमम डिस्टेंस में, तो ये मत सोचना कि टाइम, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई, ये डिलेमा वाली सिचुएशन हो गई कि तुमको लग रहा है कि ऐसे सीधे सीधा अगर मैं पहुंच पाया तो जल्दी पहुंच जाऊंगा। नहीं, टाइम और ज्यादा लगेगा। गहरी बात है, ये कोई नहीं पढ़ा रहा। ये कौन पढ़ा रहा है इतनी गहराई से? मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। फिलहाल ये हो गया। अच्छा, कोई बोले कितना समय लगेगा, टाइम बताओ, तो टाइम का फॉर्मूला भाई इधर डायरेक्शन में डिस्टेंस है डी और स्पीड कितनी है वी एम कॉस थीटा। तो ड्रिफ्ट कितनी आ रही है? इसमें ड्रिफ्ट 0 है, एक्स में चले कब है, तो ड्रिफ्ट 0 है। इसको अच्छे से एक बार नोट कर लो। तरीके से मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। इसके ऊपर मैं आपको 3-4 सवाल करा देता हूँ एक से एक बढ़िया, मेंस में आए हुए, अच्छे से तुम समझ लेना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि ये फिगर तुमको आनी चाहिए, ये ट्रायंगल बनाना आना चाहिए, बात खत्म। लो भाई, अभी इसी साल का आया हुआ 2026 का 21 जनवरी का सवाल दिखा रहा हूं। जितना मैंने पढ़ा है क्या उससे सॉल्व हो सकता है, हाँ या ना, चेक कर लेते हैं। देख भाई, रिवर है 200 मीटर चौड़ी, बना लो। बनाने में क्या जा रहा है, फिगर, अरे फिगर बनाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है यार। मजा तो फिगर को देखकर ही आएगा, मजा तो फिगर को देखकर ही आएगा क्वेश्चन करने में। तो एक रिवर 200 मीटर की है, मैंने बना ली फिगर, 200 मीटर की फिगर दिखा दी रिवर। वेस्ट से ईस्ट जा रही है 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वेस्ट से ईस्ट 18 किलोमीटर पर आवर। 18 को 5/3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आएगा 5 मीटर पर सेकंड। तो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रिवर जा रही है आगे की तरफ। बोट 36 किलोमीटर पर आवर, 36 को 5/3 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये आएगा 10। तो बोट 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कैसे जा रही है? एक राउंड ट्रिप करी गई, राउंड ट्रिप, बैंक टू बैंक जाना चाह रहे हैं ना, मतलब ऐसे सीधे डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से तुम बोट लेकर गए, एक राउंड ट्रिप करी गई। तुम अभी रुक जाओ भाई, पहली बात तो ये बताओ, ऐसा तो बोट ने जाने की कोशिश करी, ऐसे गई थोड़ी होगी, ऐसे गई होगी, है ना? भाई ये इधर लेके जाएगी, ऊपर लेके जाएगी, तो रिजल्टेंट ऐसे आएगा ना, ऐसे जाएगी, और फिर राउंड ट्रिप हुई है मेरे प्यारो। तो अबे यार, राउंड ट्रिप हुई है तो ऐसे जाके फिर जब वापस आ रहे होगे तो वापस में भी रिवर तो आगे बहा के लेके जा ही रही है ना, तो ऐसे आओगे। लो, एक ट्रायंगल बन गया, खत्म कहानी। कितना समय लगा? देखो फिर वही बात, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ए से बी तक जाने का डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस की बात करूं तो डिस्टेंस है 200 मीटर, तो वाई एक्सिस की स्पीड की बात करूं तो है 10। तो जाने में 20 सेकंड लगे तो भैया आने में भी 20 सेकंड लगेंगे। ये कोई अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम थोड़ी है जो अलग अलग हो गया, ना तो सेम डायरेक्शन है ना ऑपोजिट है। तो जाने में 20 और आने में भी 20, तो 40 सेकंड। तो ऑप्शन ए और डी, मतलब ए तो नहीं हो सकता, तो टोटल समय जो लगा है वो 40 सेकंड है। अब कहा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। देख भाई, ए से चला है और यहां पर सी पर पहुंचा है, तो डिस्प्लेसमेंट ए सी हो गया।
जो कि एक्स एक्सिस का है। तो एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम, तो एक्स एक्सिस में स्पीड है 5। अरे एक्स एक्सिस में तो 5 की स्पीड से चला ना, और समय कितना लगा ए से सी तक आने में, टोटल 40 सेकंड। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम मतलब 5 × 40, तो 5 4 होता है 20, तो भैया 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आया 200 मीटर, समय लगा 40 सेकंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा फॉर्मूला लगाया मैंने? सिर्फ स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम से ये जेडब्ल्यू मेंस का सवाल सॉल्व हो गया। मोशन इन 2D रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम, जो बच्चों को टफ लगता है, क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है, बस तुम समझो बात को, तरीके से देखो। और कराता हूं सवाल, और देखो भैया, पर्सन क्या कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है, और एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर जाना चाह रहा है ऑफ द बैंक, वही वाली बात जो मैंने अभी आपको कराई। उसकी स्पीड कितनी है, 0.5 मीटर पर सेकेंड, 120 डिग्री के एंगल पर जा रहा है। देख भाई, इधर हो गई वेलोसिटी ऑफ रिवर, मान लेता हूं वेलोसिटी ऑफ रिवर से ये आदमी 0.5 मीटर पर सेकेंड पर जा रहा है, कितना एंगल, 120 डिग्री। तो भैया ये पूरा एंगल 120 है, ये पूरा एंगल 120 है। अगर इधर का 90 हटा दूं तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री। कंडीशन क्या थी एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर जाने की, कि इधर वाला कंपोनेंट इधर वाले के बराबर हो। तो इधर आएगा ये 0.5 sin 30 VR के बराबर होना चाहिए। sin 30 होता है 1/2, तो 0.5/2 आ रहा है मेरा VR, मतलब 0.25। तो ये तभी पॉसिबल हो पाएगा एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर जाना, एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर जाना तभी पॉसिबल हो पाएगा जब रिवर की वेलोसिटी 0.25 मीटर पर सेकेंड होगी। अगेन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से इसको एक बार देखिए, चलें आगे। आई हो बात समझ में आ रही होगी, देख लो भाई। अब आगे बढ़े उससे पहले एक बार और बता दूं भाई, थोड़ा सा यार ये तुमको दिख पा रहा है क्या, ये शायद नहीं दिख पा रहा होगा। भाई आप लोगों के लिए जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ भाई, अभी देख लो यार, रात के अभी 11 बज रहे हैं, रात के 11 बजे, ये सुबह का नहीं है, 22:51 तुमको यहाँ पे टाइम दिख रहा होगा, रात के 11 बजे आज ही आया हूँ बेंगलोर, तबीयत भी खराब है, क्लासेस भी ली हैं पूरे दिन, उसके बाद अब रात में तुम्हारे लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? अगर नहीं भी करूंगा तो भी चलेगा, क्यों कर रहा हूँ? ताकि भैया तुम तक एक अच्छी पढ़ाई पहुंच जाए, और सीरियस बच्चे जो यूट्यूब से भी पढ़ने वाले होते हैं वो भी सिलेक्शन निकाल कर लाएं। और वो लाने के लिए बस तुमको क्या करना है, इन सारे सेशन को अच्छे तरीके से लगाओ, और साथ में तुम टेस्ट दो, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा। और कोई इकलौती, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, लेना हो लो, नहीं लेना मत लो, मेरे पास थोड़ी कौन सा पैसा आ रहा है तुम्हारे लेने की वजह से, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोई भी अगर तुम एक टेस्ट सीरीज लोगे उससे इतना इंप्रूवमेंट नहीं होगा जितना तुम्हारा इस एकलव्य टेस्ट सीरीज से होगा। ये बहुत सारे बच्चे जिन्होंने अभी खरीदी है उनके कमेंट है, लास्ट ईयर भी हम लेकर आए थे, 80% से ज्यादा सवाल जेडब्ल्यू में 2026 में इस एकलव्य टेस्ट सीरीज से आए थे। बहुत ही कम लिमिटेड पूरी रिसर्च करके ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है कि बच्चा टू द पॉइंट जिस टाइप के सवाल आते हैं उस टाइप के सवाल प्रैक्टिस कर ले, और उसके उन सवालों की प्रैक्टिस हो जाए जो आने वाले एग्जाम में वो देने वाला है। तो वो तुमको इस एकलव्य टेस्ट सीरीज में देखने को मिलेगा। तो अगर किसी ने अभी तक नहीं ली है तो भाई इसको बस ले लेना। इसके अंदर मैं तुमको थ्योरी भी पढ़ा रहा हूँ, यूट्यूब पर तुम दे रहा हूँ, टेस्ट के अकॉर्डिंग थ्योरी क्या क्या मालूम होनी चाहिए, सिर्फ उस टेस्ट के अकॉर्डिंग वो सारी थ्योरी पढ़ा दूंगा। प्रैक्टिस असाइनमेंट उसमें मैं तुमको दे दूंगा, फिर उसके बाद तुम वो हाई वेटेज टेस्ट दोगे जिससे तुम्हारा स्कोर आएगा। फिर उसको एनालाइज करने के लिए उस टेस्ट के सारे वीडियो सॉल्यूशन, ये सब कुछ तुमको मिलेगा इस टेस्ट सीरीज के अंदर, और बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, मतलब बहुत ही नॉमिनल प्राइस में, ठीक है, 1499 में। और बहुत टेस्ट मिलने वाले हैं, हाई वेटेज टेस्ट भी मिलेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट भी मिलेंगे, पार्ट वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, सब मिलेगा इसके अंदर। इसके अलावा तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो भैया ले लीजिएगा अगर नहीं लिया हो तो। अगर वाकई में मतलब तुम सीरियस हो, नहीं लिया हो कुछ, तो ले लेना, मेरी रिकमेंडेशन है, फायदे में रहोगे।
आगे कहा जा रहा है भाई जेडब्ल्यू में 2025 का सवाल, एक आध होमवर्क में दे दूं यार, ये होमवर्क में दे देते हैं भाई, समझा देता हूं भाई। रिवर फ्लो कर रही है हमारी कितनी स्पीड से, 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। बोट 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिवर को क्रॉस करती है आधे मिनट में 150 डिग्री के एंगल पर। देख भाई, तो ये बोट ऐसे 27 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना एंगल पर, रिवर से देखो 150 डिग्री का एंगल है, तो ये इधर 90 है तो ये एंगल 60 का बैठा, सही बात है। आपको बताना है रिवर की विड्थ क्या है, तो देखो भाई डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। चलो मैंने पूरा ही करा दिया। तो अब देखो डिस्टेंस y एक्सिस का है तो स्पीड भी y एक्सिस की चाहिए, तो अगर इधर 27 है तो इधर कंपोनेंट करके आएगा 27 cos 30 सॉरी cos 60, ये आएगा 27 cos 60। अच्छा मुझे डिस्टेंस चाहिए मीटर के अंदर, तो स्पीड भी मीटर में रखूंगा, तो ये स्पीड है मेरी फिलहाल किलोमीटर पर आवर में, तो उसको 5/3 से मल्टीप्लाई करा दिया। अच्छा यहां से यहां तक पहुंचने में क्वेश्चन में कहा गया कि भैया आधा मिनट लगा, आधा मिनट का मतलब 30 सेकेंड। अब इसको आप सॉल्व कर लेना, 112.5 आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल होमवर्क में देने वाला सवाल था, थोड़ा शॉर्ट में मैंने करा दिया है, हिंट ही समझ लो एक टाइप से। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जिसको हम कहते हैं भैया रेन मैन प्रॉब्लम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही शानदार टॉपिक, काफी मजेदार टॉपिक है ना भैया। हुआ ये कि एक बार की बात है, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, रेन मैन प्रॉब्लम के कॉन्सेप्ट सिखाए। तो ये बात है जब बारिश हो रही थी, और बारिश हो रही थी तो बारिश सीधी सीधी हो रही थी। आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व करा होगा कि जब चलती हुई बारिश के अंदर, होती हुई बारिश के अंदर तुम गाड़ी जब भगाते हो तो बारिश की बूंदें आड़ी आड़ी तुम्हारे चेहरे पर, मुंह पे पट पट करके पड़ती हैं। बारिश तो सीधी हो रही थी, लेकिन जितनी स्पीड से गाड़ी चलाओगे तुम, उतनी स्पीड से बारिश की बूंदें आड़ी आड़ी तुम्हारे ऊपर पड़ती हुई महसूस होती है। वही है हमारा कॉन्सेप्ट रेनमैन प्रॉब्लम। फिलहाल ये तो कोई और सा ही कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पर, मैं आपको असली कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है। ये तो कुछ और ही हो जाएगा, ये तो वो वाली कहानी हो रही है, मेरी आशिकी अब तुम ही हो। फिलहाल तो रेन मैन प्रॉब्लम की कहानी अब्दुल सर की जुबानी जरा तरीके से देखिएगा। रेन मैन प्रॉब्लम को इन्होंने रेन मैन वुमेन प्रॉब्लम बना दिया है। तो इसमें भी देखो कोई फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं आपको आसान तरीके से इजीली, टफ से टफ एक सवाल तो जेडब्ल्यू एडवांस लेवल का, वो भी मैं तुमको करा दूंगा अभी। तुम जरा देखो भाई, मान लो बारिश हो रही है ऐसे नीचे की तरफ, तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन हो गई। अब अगर आपने भागना शुरू करा ऐसे, बारिश ऊपर से नीचे की तरफ हो रही थी, आपने भागना शुरू करा ऐसे, तो ये होगी वेलोसिटी ऑफ मैन। तो अब बारिश होते हुए लगेगी कैसे, तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन। भाई ऑब्जर्वर तो आदमी है ना, बारिश को होता हुआ तो आदमी देख रहा है ना जो चल रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन, रेन की वेलोसिटी आदमी की नजरों से वो निकालनी है। अभी कैसे निकालेंगे, ये ऐसे निकालेंगे भाई। पहली बात तो क्या, यहां पर ये वी आर माइनस वी एम हो गया। अब देखो रेन अलग है, आदमी अलग है, रिवर और आदमी दोनों सेम ही थे, एक ही जगह पर थे, ये दोनों चीज अलग अलग है। ऐसा तो थोड़ी है कि भैया आदमी बारिश के साथ साथ बह जा रहा है, ऐसा थोड़ी हो रहा है। तो अब यहां पर देखो माइनस का वीएम आ गया, तो माइनस का वीएम है, तो अगर मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा तो मुझे वीएम की डायरेक्शन को पलटना पड़ेगा। ये वीएम है, तो अब मेरे लिए क्या हो गया, वी आर नीचे की तरफ, तो माइनस का वीएम पीछे की तरफ। देखो आदमी जा ऐसे रहा था, लेकिन इसके हिसाब से मुझे माइनस वीएम करना पड़ेगा। तो अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा ना, वो ऐसे आएगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन मुझे ऐसी होती हुई दिखेगी। अब ये तो इस तरीके से समझ लो, ये फिर प्रैक्टिकली फील के साथ चक्कर ही खत्म। याद रखना मेरी एक लाइन, इसको लिख लेना, भी नोट करके लिखो, आदमी जिस तरफ भागेगा बारिश की बूंदें उसकी मुंह की तरफ टर्न करेंगी। आदमी जिधर भागेगा बारिश की बूंदें उसके मुंह की तरफ टर्न करेंगी। बारिश सीधे सीधे हो रही थी, मैंने आगे की तरफ भागना शुरू करा, तो बारिश की बूंदें अब मेरी तरफ टर्न कर गई। यही हुआ।
अब ये एंगल थीटा है, तुमसे थीटा निकलवा लेंगे। फिलहाल ये ट्राइंगल बन गया। अब इसमें 3 साइड है, एक एंगल है, कोई भी 2 चीजें दे रखी होंगी, आप बाकी सब कुछ निकाल सकते हो। टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ, परपेंडिकुलर है तो ये तुम पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, जो करना करो। फिलहाल मुद्दे की बात क्या है, ट्राइंगल बनाना आना चाहिए। सवाल कराऊंगा समझ में आ जाएगा। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि बारिश वर्टिकली हो, कई बार ऐसा होता है कि बारिश पहले से ही आड़ी आड़ी हो रही है। अब अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि ये एंगल मान लो थीटा है, आदमी ने ऐसे भागना शुरू करा, बताओ ये थीटा बढ़ेगा या कम होगा? फिर वही बात, सर आदमी अगर ऐसे भागेगा तो बारिश की बूंदें आदमी की तरफ टर्न करेंगी, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन जो होता हुआ लगेगा वो ऐसे होते हुए लगेगा, तो ये एंगल जो है वो बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? एक और केस देख लो, मान लो बारिश ऐसे आड़ी हो रही थी, आदमी ऐसे भाग कर आया, तो क्या होगा? फिर वही बात, अब ऐसे हो जाओ, बारिश की बूंदें ऐसे आड़ी आड़ी हो रही हैं, मैंने भागना शुरू करा, तो बारिश की बूंदें हमेशा आदमी के मुंह की तरफ टर्न करती हैं, तो हो सकता है बारिश पहले आड़ी आड़ी हो रही थी, अब मैंने भागना शुरू करा तो ये वो मुझे वर्टिकली फॉल होती हुई दिखे, वर्टिकली फॉल जो इस केस में होगा, मतलब ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन वर्टिकली फॉल होती हुई दिखेगी। आ रही बात समझ में? तो ये क्योंकि थ्योरेटिकली अगर समझोगे तो कॉन्सेप्ट काफी टिपिकल लगेगा कि पहले डायरेक्शन बदलो फिर रिजल्टेंट निकालो, फील के साथ जाओ सीधे सीधा। ठीक है, ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई भी हैं। आइए मैं आपको, चल भाई, अरे हटाओ, आइए मैं आपको सवाल कराता हूँ, सीधी सी बात है। कहा जा रहा है कि आदमी खड़ा हुआ था रोड पर, 30 डिग्री के एंगल पर अम्ब्रेला को पकड़ के वर्टिकली से, मतलब बारिश की बूंदें 30 डिग्री के एंगल पर फॉल हो रही हैं। अगर अम्ब्रेला 30 डिग्री पर पकड़ रखी है, मतलब मैं ये मानूंगा कि बारिश जो है वो वर्टिकल से 30 डिग्री पर पहले से फॉल कर रही थी। उसने अम्ब्रेला को फेंका और भागना शुरू करा 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब देखा कि रेन वर्टिकली हिट हो रही है उसके सर पर, कैसे भागा होगा अब ये तुम सोचो, ऐसे भागा होगा। जैसे मैंने अभी बताया कि आड़ी आड़ी हो रही थी, आदमी ने भागना शुरू करा तो उसकी तरफ टर्न कर गई। ये भी जेडब्ल्यू में 2025 या 24 का सवाल आया हुआ है ये। ठीक है, तो आदमी की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर। देख भाई, मेरे पास एंगल भी है, मेरे पास वीएम भी है, तो अभी वर्टिकली फॉल होती हुई महसूस हो रही है, तो वर्टिकली फॉल होती हुई महसूस हो रही है, मतलब ये हो गया मेरे लिए वीआरएम। मैंने कहा था इस ट्रायंगल के अंदर कोई भी 2 चीज अगर मालूम है तो बाकी तुम सब कुछ निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूंगा यार वीआर निकालना है, क्या लगाऊं? ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर हो गया थीटा के सामने वाला, तो साइन थीटा, साइन 30 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो वीआर पता है कितना आ रहा है? साइन 30 हो गया 1/2, तो 2 इंटू वीएम, और वीएम है 10, तो वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? 10 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी ऑफ रेन कितनी है? सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर। और दूसरी बात देखो, अगर वीआरएम निकालना होता तो tan 30 का फॉर्मूला लगा दो। tan 30 का फॉर्मूला परपेंडिकुलर मतलब वीएम, बेस मतलब वीआरएम, तो tan 30 हो गया 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो वीआरएम क्या आएगा? √3 इंटू वीएम, और वीएम कितना है? वीएम कितना है? 10 था। तो भैया आदमी की मतलब रेन की वेलोसिटी आदमी की नजरों से 10√3 है, और एक्चुअल में रेन की वेलोसिटी 20 है। तो रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है वो 20 है, और आदमी की नजरों से 10√3 है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, ऐसे एक सवाल, ये तो बहुत ही लल्लू सवाल है। आदमी जा रहा था 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ मैन दे रखी है, बारिश की बूंद हो रही वर्टिकली 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या बताना है? वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू मैन, रेन की वेलोसिटी आदमी की नजरों से बतानी है, तो क्या करें? ऐसे आएगा, वीआरएम बताना है। अरे ये तो पाइथागोरस थ्योरम ही लगा दे भाई, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस कितनी आ रही है? 3 और 4 की, पाइथागोरस थ्योरम 5 आ जाएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बात क्लियर हो गई? चलो भाई, अब मैं आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाली कुछ कुछ बातें बताता हूँ, काफी अच्छे लेवल की बातें हैं, ये एडवांस लेवल का कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे बच्चे। डिस्टेंस ऑफ
क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, तो ध्यान से जरा समझिएगा, अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाता हूं, क्वेश्चन से समझाता हूं, समझ में आ जाएगा। वरना तो लोग इसका भी फॉर्मूला रटवाते हैं, लिखा हुआ भी है रटने के लिए फॉर्मूला, लेकिन उससे तुम कभी कुछ सीख नहीं पाओगे। सीखना है तो ये क्वेश्चन एक काफी है, एक सवाल कराऊंगा 10 सवालों के बराबर है, अगर तुमने समझ लिया तो। मैंने माना है कि भैया ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, ध्यान से देखना। मैंने माना कि यहां पर एक a वाला पार्टिकल आगे की तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और यहां पर ये b वाला पार्टिकल ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, मान लो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और ये एंगल बना रहा है 37 डिग्री का। 37 मान लो, चलो 37 मान लेते हैं। आपको क्या बताना है, समझ गया बात को? ए वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा है, बी वाला ऐसे जा रहा है। आपको बताना है इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अबे डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मैंने, अबे यार डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ये हेडिंग गलत है एक्चुअल में, ये मॉडर्न फिजिक्स में होती है, मतलब वही है, लेकिन इसको ऐसे बोलेंगे मिनिमम डिस्टेंस लिख लो खाली, मिनिमम डिस्टेंस, मतलब वही है वो मतलब वो हेडिंग गलत नहीं थी, लेकिन वो दोबारा तुम पढ़ोगे मॉडर्न फिजिक्स में तो वो तुम शायद गलत मतलब निकाल लो, इसलिए कह रहा हूं। फिलहाल ए और बी के बीच में इनिशियली 50 किलोमीटर का गैप दे रखा था, 50 मीटर का मान लेते हैं, सॉरी 50 मीटर का गैप दे रखा था। फिलहाल बात समझ में आ गई मैं क्या कह रहा हूं? इमेजिन करो ए ऐसे जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, तो ये आगे जा रहा होगा, ये ऐसे नीचे आ रहा होगा, तो ऐसी जर्नी में कभी तो ऐसा होगा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मिनिमम होगी। वो मिनिमम बतानी, सर 50 ही होगी मिनिमम, नहीं भाई 50 मिनिमम होगी ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये अगर ऐसे नीचे की तरफ आएगा, वो अलग बात है दूर भी जा रहा है, लेकिन हो सकता है कि ये जब ये नीचे आए तो 50 से भी कम डिस्टेंस हो, मुझे क्या पता। तो अब ऐसे सवाल बहुत ही ज्यादा भयानक लगते हैं और एक्चुअल में लगते नहीं है। इनको आसान मास्टर बनाएगा तुम्हारा, एक ही बार में समझना ध्यान से। सबसे पहली बात, बी वाली की वेलोसिटी आड़ी टेढ़ी है तो इसके कंपोनेंट कर लो। तो एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, समझ रहे हो? एक कंपोनेंट आएगा नीचे की तरफ, कितना? ये 50 है तो ये हो जाएगा 50 cos 37। बोलो, अरे ये 50 cos 37, cos 37 होता है 4/5, अगर नहीं मालूम है तो बता दिया। तो 50 इंटू 4/5, तो ये 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये मैंने करके दिखा दिया, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, तो इसकी स्पीड नीचे की तरफ आ रही है 40 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही कॉम्पोनेंट इधर जाएगा 50 sin 37, sin 37 होता है 3/5, तो 50 इंटू 3/5 करो, ये आया होगा तुम्हारा 30 मीटर पर सेकेंड। अब ये बात अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, फिजिक्स में तुम्हारी कोई गड़बड़ नहीं है, तुम्हारा तुम्हारी गणित ही इतनी स्लो है कि तुम ये चीज समझ ही नहीं पा रहे फिलहाल। तो इसको इंप्रूव करिए भाई, ये डिस्टेंस मैंने पहले बता रखा था, ये 50 मीटर है। अब जरा तुम ध्यान से देखो, बी 40 की स्पीड से नीचे आ रहा है और 30 की स्पीड से पीछे जा रहा है। अगर मैं चाहूं कि ए को रेस्ट में कर दूं, क्योंकि देखो दोनों को मोशन में करते हुए देखकर ये बता पाना कि कब इनके बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा, ये नेक्स्ट इम्पॉसिबल वाली बात है। इतने अच्छे लेवल पर इमेजिनेशन नहीं कर पाएंगे हम। तो इसको आसान करने के लिए तरीका मैंने क्या बताया, मैंने क्या कहा, ए को रेस्ट पे मान लो। अब ऐसे कैसे? ए की नजरों से मोशन को होता हुआ देखो, ए ऑब्जर्वर है, फिर वही बात, बी को देख रहे हो, बी फॉर बेगम को देखा जा रहा है, ए फॉर अब्दुल सर, आप हो या मैं हूं जो भी है, तो हम ऑब्जर्वर हैं। हम अपने आप को रेस्ट पे मान सकते हैं, कैसे? अगर मैं ए की वेलोसिटी बी को दे दूं, भाई ए आगे जा रहा है, बी पीछे जा रहा है और नीचे आ रहा है, तो मैं ऐसा भी तो मान सकता हूं ना कि ए अगर ऑब्जर्वर है तो ए को अगर रेस्ट में माना जाए, तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है? अगर मैं सिर्फ एक्स एक्सिस में देखूं तो एक्स एक्सिस में अगर मैं देखूं, बी की वेलोसिटी ए की नजरों से क्या है? ए को बी कितनी स्पीड से पीछे जाता हुआ देखेगा? 30 की स्पीड से? नहीं, 10 से वो खुद आगे भी तो जा रहा है ना, तो 40 की स्पीड से पीछे जाता हुआ लगेगा।
अरे ये तो रिलेटिव मोशन में 1D है, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होती है, तो 30 + 10 सीधा सीधा करो, साइन वाइन के चक्कर में नहीं पड़ रहा है। 40 मीटर पर सेकंड आया एक्स एक्सेस में, वाई में तो उसकी कोई स्पीड है नहीं, तो वाई का कोई चक्कर ही नहीं। तो अब ये फिगर जो तुमको दिख रही थी वो अब ऐसी हो जाएगी। देखो अब कहानी बदल चुकी है, अब कहानी ऐसे हो गई। कैसे? ये ए है जो कि अब मैंने मान लिया कि रेस्ट पर है, और ये जो बी है ये अब नीचे तो आ रहा है 40 की स्पीड से, और ये जो बी है ये पीछे भी जा रहा है 40 की स्पीड से। मैं बता रहा हूं इससे आसान तरीका है नहीं इसको करने का, ये एक बार में समझ लेना, चाहे 2-2 बार 3-3 बार करना। फिलहाल अब ये भी 40 ये भी 40, तो रिजल्टेंट स्पीड कुछ ऐसे आएगी। अब ये एंगल 37 लिखूं? नहीं, नहीं, क्यों नहीं? अरे ये एंगल 37 था क्योंकि ये 30 और 40 था इसके हिसाब से, अब तो ये दोनों 40-40 हो गए, तो अब एंगल 37 थोड़ी रहा। अगर मैं यहां पर इसको थीटा मानूं तो tan थीटा का फॉर्मूला देख मेरे भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर भी 40 बेस भी 40, तो tan थीटा 1 आ रहा है, थीटा 45 डिग्री आ रहा है। ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं, लिखता नहीं हूं मैं, तो देख लो थीटा डायरेक्ट भी मैं लिख सकता था, ये 45 डिग्री हो गया। लेवल बढ़ाओ अपना, समझो बात को। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एक ही नजरों से बी कैसे चलता हुआ जा रहा है, एक ही नजरों से बी ऐसे चलता हुआ जा रहा है, एक ही नजरों में बी का पाथ अब यही तो है, ये जो भी कहानी अब एक ही नजरों से तो है, तो एक ही नजरों से बी ऐसा कब होगा जो उसके सबसे पास होगा, एक ही नजरों में बी कब ऐसा होगा जो उसके सबसे पास होगा, जब वो इस पॉइंट पर होगा। अब ये कैसे पता चला? याद रखना, क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमेशा ट्राइंगल के अंदर परपेंडिकुलर होता है, तो अगर बी ऐसे चलता हुआ लग रहा है एक ही नजरों से, तो अगर मैं यहां पर ऐसे परपेंडिकुलर बना दूं ये, तो ये जो ए सी डिस्टेंस है, ए सी डिस्टेंस मेरे लिए मिनिमम डिस्टेंस है मेरे भाई, ये जो ए सी डिस्टेंस है, ये ए सी डिस्टेंस मेरे लिए कौन सा डिस्टेंस है? ये मिनिमम डिस्टेंस है। बात समझ में आ रही है? मैं ये ए सी निकालने आया हूं, अब कैसे निकालूंगा? आ जाएगा देख भाई, ये पूरा था 50 मीटर, ये है 45, तो बस खत्म कहानी। ये ट्राइंगल को अगर तुम ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्या था? वही बात है, ट्राइंगल बनाना इंपॉर्टेंट था। ये एंगल 45 है, ये 90 है, ये 50 है, ये बी था, ये सी है, ये ए है। आपको निकालना है ए सी, मैं यहां पर लगाऊंगा साइन 45, साइन 45 इज परपेंडिकुलर मतलब ए सी, और हाइपोटेनियस मतलब ए बी। साइन 45 इज 1/√2, ए सी निकालना है, ए बी 50 था, तो ए सी कितना आ गया? 50/√2 आ गया। तो मिनिमम डिस्टेंस जो तुमको लग रहा था शायद 50 ही होगा, नहीं 50/√2 आ रहा। देख भाई कम हो गया, मैंने कहा था कम हो सकता है। लेवल वाइज अगर देखो, इंपॉर्टेंट वाइज नहीं कर रहा, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। ऐसे सवाल आ जाएंगे, बच्चे नशे काटने बैठ जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में, अगर ऐसे सवाल फिजिक्स में आ गए तो। ये एडवांस लेवल थोड़ा कॉन्सेप्ट है, लेवल वाइज बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया अभी, इसको जरा एक बार देख लो, ये समझ में आना चाहिए, और इसी टाइप से आप कोई से भी सवाल सॉल्व कर सकते हो। मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया, फॉर्मेट सिखाना मेरा काम है ना, करना आपका काम है। ठीक, अब देखो ये है, एक और सवाल करा देता हूं प्रैक्टिस के लिए। मैं कहा जा रहा है कि बी वाले पॉइंट की स्पीड जो है वो 3 मीटर पर सेकंड है, बी वाले पॉइंट की स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, ए वाले पॉइंट की स्पीड ऊपर की तरफ 4 मीटर पर सेकंड। समझ रहे? ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है। आपसे क्या कहा जा रहा है? फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये एक दूसरे से कितनी स्पीड से दूर जा रहे हैं ये बताओ। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका, इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना लो। बना ली? अब देखो ये ट्राइंगल बन गया, ये 3 है, ये 4 है, मुझे मालूम है ये पहले से ही 5 होगा, तो इनके बीच का डिस्टेंस 5 है क्या? नहीं, 5 है मतलब, लेकिन मुझसे डिस्टेंस थोड़ी पूछा, मुझसे पूछा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या करेंगे सुनो,
3 4 5 के ट्राइंगल में तीन 3 4 5 के ट्राइंगल में 3 के सामने वाली साइड होती है 37 डिग्री की और 4 के सामने वाली साइड होती है 53 डिग्री की। ठीक है, तो देखो ये अगर 37 है तो ये भी हो जाएगा 37 और ये अगर 53 है तो ये भी हो जाएगा 53। अब आइए कॉम्पोनेंट करते हैं। तो बहुत ही सीधी सी बात है मेरे प्यारे बच्चों, अगर इधर 3 है तो इधर आएगा, सॉरी इधर 3 है तो इधर आएगा 3 cos 37। cos 37 होता है 4/5, तो ये बन गया 12/5। ऐसे अगर आप इधर देखो तो ऊपर की तरफ 4 है तो उधर की तरफ आएगा 4 cos 53। cos 53 होता है 3/5, तो 4 इंटू 3/5 करूंगा तो ये भी आएगा 12/5। तो मतलब बी वाला 12/5 की स्पीड से इधर जा रहा है और ए वाला 12/5 की स्पीड से इधर जा रहा है। डायरेक्शन ऑपोजिट है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर आपसे अब मैं बोलूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बताओ, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है। तो 12/5 प्लस 12/5 करूंगा तो ये बनेगा 24/5, डेट इज 4.8 मीटर पर सेकेंड। तो ए को बी या बी को ए 4.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से दूर जाता हुआ लग रहा है। हो गया खत्म कहानी, हो गया, देख लो, समझे? ये तो मैंने आपको करा दिया भाई, ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ऑलरेडी डन। अब ये देख लो, बस थोड़ी सी बातें और आ गई हैं 5-10 मिनट की। वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन, इतनी देर से वैसे वही पढ़ रहे हैं लेकिन थोड़े और अच्छे तरीके से देख लीजिए। अगर कोई भी पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में ऐसे करके मोशन को, वही कर्वीलिनियर मोशन करते हुए जा रहा है, तो किसी भी पॉइंट ए से वो किसी भी पॉइंट बी पर गया है, तो देखो ए पॉइंट पर उसमें एक्स एक्सिस में वेलोसिटी अलग होगी, वाई में अलग होगी, बी पॉइंट में भी उसकी एक्स एक्सिस की वेलोसिटी अलग होगी, वाई की अलग होगी। तो लिखने का तरीका क्या होगा, जनरली ऐसे लिखते हैं हम वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस की वेलोसिटी वाई एक्सिस में। या फिर उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। मतलब क्या हो गया, अरे एक्स एक्सिस में कितना चेंज आया टाइम के साथ साथ, तो वो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी, और वाई में कितना आया टाइम के साथ साथ, वो वाई की वेलोसिटी। ये हो गया। एक चीज और समझो बहुत इंपॉर्टेंट वाली, वो ये है, अगर पार्टिकल कहीं पर भी ऐसे जा रहा है और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर देता हूं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो मैं एंगल निकाल सकता हूं कि वो पार्टिकल क्या एंगल बना रहा होगा वेलोसिटी की हेल्प से। तो देखो यहां पर उसकी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी वी एक्स होगी और वाई एक्सिस में वेलोसिटी वी वाई होगी, है ना? तो यहां पर ये एंगल मेरा हो गया थीटा, और थीटा देखो स्लोप भी होता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर मतलब वी वाई और बेस मतलब वी एक्स। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि वो पार्टिकल क्या एंगल बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल के साथ, या फिर स्लोप क्या होगा, वो भी हम पता कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी, विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, अब आइए देख लीजिए कुछ सवाल। पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की पोजीशन दे रखी है, कहा जा रहा है कि जब टाइम 1 सेकंड होगा तो वेलोसिटी बताओ। ये तो कोई भी कर लेगा यार। वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्टेंस को डिफरेंशिएट करते हैं, पोजीशन को डिफरेंशिएट करते हैं, पहले चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। तो r 3t है तो 3t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 आई कैप, 2t स्क्वायर है तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4t जे कैप, 5 कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएट हो गया 0। अच्छा टाइम की जगह पर 1 रखना है तो ये 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप वेलोसिटी आ रही है, लेकिन ये वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ रही है, आपसे मैग्नीट्यूड पूछा है। तो मैंने कहा था कि भैया ये 3 देखो एक्स एक्सिस में आ गई, 4 देखो ये वाई एक्सिस में आ गई। कोई भी क्वांटिटी का अगर आपस में परपेंडिकुलर है, वेक्टर क्वांटिटी है और रिजल्टेंट निकालना है तो अंडर रूट करके स्क्वायर कर दो, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर ये 5 आ जाएगा, ऑप्शन डी से मैच हो जाएगा। देख लीजिए अच्छे से, बिल्कुल सही। एक और सवाल है, अब यहां पर सेम सवाल, 5t स्क्वायर माइनस 5t जे कैप, वेलोसिटी निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, तो 5t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 10t आई कैप माइनस 5t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो जे कैप, टाइम है 2 सेकंड तो t की जगह पर 2 रखा, तो ये 20 आई कैप माइनस का 5 जे कैप हो गया। ठीक,
अब क्या करना है, रिजल्टेंट, ये तो वेक्टर फॉर्म में है तो रिजल्टेंट के लिए क्या करोगे, अंडर रूट में 20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो वो सॉल्व करके 5√17 बैठेगा। दूसरा डायरेक्शन की बात कर लें, डायरेक्शन की बात कर लें तो भैया एक्स एक्सिस में वेलोसिटी आ रही है 20 और वाई एक्सिस में वेलोसिटी आ रही है 5। तो अगर मैं इसको ऐसे दिखाता हूं ना, रिजल्टेंट कुछ ये जा रहा है और ये एंगल मान लेता हूं थीटा, तो tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर इसके सामने वाला हो गया 20 और बेस हो गया 5, तो यहां से आ रहा है tan थीटा 4, मतलब थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4, और ये थीटा वाई एक्सिस के साथ आ रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 5√17 मैग्नीट्यूड आ गया और वेलोसिटी जो भी आ रही है वो tan इनवर्स 4 का, थीटा क्या है, tan इनवर्स 4 का एंगल बना रही है, वो भी नेगेटिव वाई एक्सिस से। 2025 का सवाल धुआं धुआं हो गया, अच्छे से देख लो इसको भी। सेम ऐसे अब एक्सेलरेशन इनटू डायमेंशन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें भी सेम है। उसमें भाई जैसे वेलोसिटी का मैंने बताया कि एक्सेलरेशन को एक्स एक्सिस का एक्सेलरेशन आई कैप, वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन जे कैप, या फिर एक्सेलरेशन को आप चेंज इन एक्स एक्सिस की वेलोसिटी अपॉन टाइम आई कैप लिख सकते हो, और वाई एक्सिस के एक्सेलरेशन को चेंज इन वाई एक्सिस की वेलोसिटी अपॉन टाइम जे कैप लिख सकते हो। बहुत ही सिंपल सी बात हो जाएगी, ठीक है। अब ये देख लो, आपको लग रहा है ऐसी बेवजह मैं पढ़ा रहा हूं, अभी अप्रैल अटेम्प्ट में आया हुआ सवाल है, इसी बात पर ये सवाल है। देखते हैं, बॉडी 100 ग्राम की है, फोर्स इतनी लग रही है, तो देखो फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास, तो फोर्स है 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप, मास से डिवाइड कराना है। अब मास है 100 ग्राम, तो किलोग्राम में हो जाएगा 0.1 kg, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.1 kg, तो ये ऊपर चला जाएगा 10, तो ये आएगा 50 आई कैप प्लस 100 जे कैप, एक्सेलरेशन आ गया 50 आई कैप प्लस 100 जे कैप। कहा ये जा रहा है कि भाई आफ्टर 2 सेकंड उसकी पोजीशन ये आ रही है, समझो इनिशियली रेस्ट पर था, तो इनिशियली एक्स एक्सिस की पोजीशन भी 0 मान लेता हूं और वाई एक्सिस की पोजीशन भी 0 मान लेता हूं। तो अब पहली बात तो एक्सेलरेशन देखो, एक्स एक्सिस का आ रहा है 50 और वाई एक्सिस का एक्सेलरेशन आ रहा है 100। अब ये सवाल इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूं ना, आफ्टर 2 सेकंड कितना डिस्टेंस चला ये निकाल सकते हैं ना इक्वेशन ऑफ मोशन से। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, x इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये टर्म 0, तो 1/2 ax है 50, टाइम है 2, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आ रहा है 100। ऐसे y निकालूंगा तो हाफ 100 टाइम का स्क्वायर है, तो ये आएगा हमारा कितना 200। मैंने सही किया है, बिल्कुल सही किया है। तो भाई हमारे लिए पोजीशन आ रही है 100, 200, इनके लिए आ रही है 2x प्लस 5y, मतलब मेरे लिए देखो, मेरे लिए x की वैल्यू है 100, इनके लिए है 2x, तो 2x इज इक्वल्स टू 100 करके x की वैल्यू यहां से आई, इनके हिसाब से 50। कंफ्यूज मत होना, मेरे लिए y की वैल्यू आ रही है 200, इनके लिए कोऑर्डिनेट जो आ रहा है वो आ रहा है 5y, मतलब इनके लिए 5y इज इक्वल्स टू 200 करूंगा तो y आएगा मेरा कितना 5 4 जा 20। अब x और y का रेशियो बताओ, तो x और y का रेशियो तो 50/40 बैठ रहा है 5/4। इसी साल का सवाल धुआं धुआं हो गया, ठीक है, देख लो। सिमिलर एक और सवाल है, सेम सवाल है, ये लास्ट सवाल है आज की क्लास का, ये मैं आपको होमवर्क में देता हूं, इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, और जितने बच्चों का आंसर कमेंट बॉक्स में आएगा इसका मतलब ये है कि उतने ही बच्चों ने ये सेशन पूरा लगाया है। अब अगर ऐसा है तो मुझे पता चल जाएगा कि वाकई में कितने सीरियस स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए मैं सेशन लेकर आ रहा हूं। गला तकलीफ कर रहा है, तबीयत खराब में रात के 11:30 बजे मैं तुम्हारे लिए सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनके लिए ये मैं काम कर रहा हूं, ये मुझे पता चलेगा आज आपके कमेंट देखकर कि कितने बच्चों ने इस सवाल का जवाब दिया है। और अगर नहीं आते हैं कमेंट, इसका मतलब भाई साहब क्या ही फायदा फिर इतनी मेहनत करने का, मेरे इन एफर्ट्स का कोई फायदा है फिर, तुम खुद ही बताओ। ठीक, फिलहाल अगर आपने यहाँ तक देखा है तो मैं चाहूंगा कि आप
आगे के मेरे कोई भी सेशन मिस ना करें, तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए। अब आइए, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, सारी की सारी बातें मैं आपको फटाफट एक बार समराइज करा देता हूं। ठीक है, तो आज हमने मोशन इन अ प्लेन की कहानी पढ़ी है। तो मोशन इन अ प्लेन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि ऑब्जेक्ट जो है एक्स और वाई एक्सिस में चल रहा है। मोशन इन अ प्लेन का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट एक्स और वाई एक्सिस में कर्वीलिनियर मोशन कर रहा है। कर्वीलिनियर मतलब कोई ना कोई कहीं ना कहीं ऐसा कर्व लेना चाहिए, तो हम बोलेंगे वो मोशन इन अ प्लेन या फिर मोशन इन 2D है। फिर उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ा, हमने भैया रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट पढ़े कि अगर ऑब्जेक्ट ए वेलोसिटी से आगे जा रहा है, बी वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी अगर लिखना है तो वी ए माइनस वी बी लिखेंगे। तो उसके लिए क्या होगा, ए की आगे की तरफ वेलोसिटी है तो वी भी माइनस का हो गया, तो बी की वेलोसिटी नीचे की तरफ माननी पड़ेगी, ये मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी आएगी, ये मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर हमने क्या देखा, अप स्ट्रीम देखा। तो अप स्ट्रीम में हमने ये बात ऑब्जर्व करी कि आदमी की वेलोसिटी माइनस रिवर की वेलोसिटी होती है, और डाउन स्ट्रीम में हमने ये बात ऑब्जर्व करी कि आदमी की वेलोसिटी और रिवर की वेलोसिटी ऐड हो जाती है। फिर उसके बाद हमने रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम पढ़ी है ना। तो रिवर क्रॉसिंग प्रॉब्लम में हमने ये देखा कि भाई अगर रिवर ऐसे फ्लो कर रही है और आदमी सीधा सीधा जा रहा है, तो सीधा सीधा पहुंच नहीं पाएगा, वो आड़ा आड़ा पहुंचेगा लाइक दिस। ये रिवर की विद अगर डी है तो टाइम कवर करने का फॉर्मूला डी बाई वी एम आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वाई एक्सिस में। और ये कितना ड्रिफ्ट मारी उसने, एक्स का फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम एक्स एक्सिस में अगर मैं लगाऊंगा तो एक्स एक्सिस की स्पीड वी आर और टाइम डी बाई वी एम ऊपर से आया, है ना। फिर दूसरा केस मैंने इसी के अंदर आपको क्या पढ़ाया कि आप एग्जैक्टली अगर ऑपोजिट एंड पर जाना चाह रहे हो, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर तो अभी भी ऐसे मैं मान लेता हूं, तो आपको ऐसे जाना पड़ेगा, ताकि फिर ये एंगल थीटा है तो कुछ कंपोनेंट इधर जाएगा, कुछ कंपोनेंट इधर जाएगा। तो अगर ये वी एम साइन थीटा जो इधर आ रहा है, अगर वो तुम्हारे वी आर के बराबर हो जाता है, तो तुम एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर पहुंच जाओगे। फिर ऐसे रेनमैन प्रॉब्लम में भी हमने वो ट्राइंगल बनाना सीखा कि बारिश अगर वर्टिकली हो रही है वी आर स्पीड से, और अगर आदमी ऐसे भाग रहा है, तो तुम जिस डायरेक्शन में भागोगे रेन तुम्हारे मुंह की तरफ टर्न कर जाएगी। तो ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रेस्पेक्ट टू मैन ऐसे हो जाएगा। अब ये 3 साइड है, एक एंगल है, 4 चीजों में से कोई भी 2 चीजें दे रखी होंगी, बाकी सब आप आराम से निकाल सकते हैं। और मैंने आपको क्या पढ़ाया, उसके बाद मैंने मिनिमम डिस्टेंस टू, है ना, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट मैंने पढ़ाया। उसमें मैंने आपसे क्या कहा कि एक कोई ए ऑब्जेक्ट है, ये कोई बी ऑब्जेक्ट है, फिलहाल जिसके भी रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो, ए के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो ए को रेस्ट पे मानो, ए को रेस्ट पे मानो, और बी की पूरी कुंडली खोल दो। ऐसे कुछ अगर जाते हुए दिख रहा है तो इससे इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। तो ए और सी का ये जो पॉइंट है, ए और सी का ये जो डिस्टेंस है, ये मिनिमम डिस्टेंस होता है। इसके ऊपर मैंने आपको एक बढ़िया से सवाल करा है, वो आप आराम से देखकर समझ सकते हैं। देन लास्ट में भाई रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। तो अगर वेलोसिटी लिखनी है तो एक्स एक्सिस में वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप है। ऐसे रिलेटिव वेलोसिटी सॉरी रिलेटिव एक्सेशन इन 2 डायमेंशन अगर करना है तो वो भी ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप है। बाकी और भी बहुत सारी बातें होनी है अभी प्रोजेक्टाइल मोशन की, वो अगले सेशन में कल आप देखने को मिलेगा, या जब भी सेशन होगा अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल वो आपके पास आ जाएगा। बाकी टेस्ट तुमको आ रहे होंगे, दिख रहे होंगे, टेस्ट जरूर दीजिए। ऐप में जाके, माय टेस्ट में जाके आज की क्लास में मैंने जो पढ़ा है इससे रिलेटेड मैंने टेस्ट बना के डाल दिया है, वो जरूर दीजिएगा। इस बैच के अंदर तुमको ये मिलेगा। एक लेवल टेस्ट सीरीज आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि चैनल को तुमने सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी और मेरी मुलाकात दोबारा से हो। मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले सेशन में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, जय हिंद। जाते जाते लास्ट में हर एक बच्चा फीडबैक इस सेशन पे जरूर देखा जाएगा कि ये जो सीरीज है, ये जो सेशन तुमने अगर पूरा ईमानदारी से लगाया है तो इससे तुम्हें कुछ फायदा महसूस हुआ है या नहीं हुआ। नहीं हुआ तो खुले मुंह पर बोलना, लेकिन वो अलग बात है कि अगर तुमने ये सेशन पूरा 2 घंटे का लगाया है, ऑब्वियसली फायदा हुआ होगा। तो मुझे जरूर बताना यार, तुम्हारे कमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन का काम कर रहे हैं। वरना रात को 12 बजे कौन तबीयत खराब में ऑफिस आके 12 बजे तक तुम्हारे लिए सेशन रिकॉर्ड कर रहा है, क्यों करेगा। सिर्फ तुम्हारी कमेंट्स, तुम्हारा इंप्रूवमेंट ही मेरे लिए मोटिवेशन है। ओके, तो मिलते हैं, जय हिंद।